हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के पहले टॉपिक से। और गाइज, हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स एंड में दूंगा। आपको अगर कोर्सेज चाहिए तो एंड पर सुनिएगा। तो देखो, स्टार्ट कर रहे हैं पहली न्यूज़ से। यहाँ पर बात हो रही है जान है तो जहां है अवेयरनेस कैंपेन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कैंपेन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका जवाब होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इस कैंपेन की, इस अभियान की। तो क्या नाम है इसका? जान है तो जहां है अवेयरनेस कैंपेन। तो यहां पर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है रूरल एरियाज में और दूर दराज के एरियाज में कोरोना वायरस की वैक्सीन से रिलेटेड। क्योंकि आज की डेट में काफी सारी र्यूमर्स जो है वो फैल गई हैं मार्केट में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। तरह तरह की र्यूमर्स फैल गई हैं कि इस वैक्सीन को लेने के बाद इंसान जो है वो 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा या फिर उसे बीमारी हो जाएगी। सरकार जो है वो प्लान कर रही है, देश की जनता पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसे कम करने की सरकार की ये साजिश है। ऐसी ऐसी इस प्रकार की र्यूमर जो है वो फैल रहे हैं, लोगों के मन में जो है वो गलत चीजें फीड की जा रही है। तो उसे खत्म करने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन हमें देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। सिंपल सी चीज जो आपसे पूछी जाएगी। इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 21 जून ध्यान में रखना है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को कहा है कि योगा डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे। और एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी यूनाइटेड नेशन दिसंबर 11 2014 को। 69th सेशन हम लोग को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का देखने को मिला था, जिस समय इंटरनेशनल योगा डे को जो है वो शुरू कर दिया, राइट। और यूनाइटेड नेशन की जो थीम है योगा की 2021 के लिए, तो योगा फॉर वेलबींग, कल्याण हेतु योग। बट मैं चाहूंगा जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से एग्जाम को लिख रहे हैं, आप यही वाली इंग्लिश वाली ही थीम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं या इंटरनेशनल डेज होते हैं, उसकी जो थीम आती है ना इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, तो उसको आपको इंग्लिश में ही ध्यान में रखना ठीक रहता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है अपने मेंबर्स को कि
चालू करो, प्रैक्टिस करो, योगा की शुरुआत कर दो। योगा की आप में से कौन कौन लोग योग करते हैं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। देखिए मैं तो रेगुलर करता हूँ, 46 मिनट्स का मेरा सेशन होता है योगा का। आजकल मैं रेगुलर जो है वो योगा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम बचता नहीं है, बट इतना टाइम मैं निकाल लेता हूँ कि जो है वो खुद ब खुद जो है वो योगा कर लो। और YouTube पर बहुत सारे देखो ऐसे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं कि काफी सारे ऐसे वीडियोस हैं, मुझे भी YouTube पर ही मिला तो मैं रेगुलरली उसको प्ले करता हूँ। 46 मिनट का वो सेशन होता है, बढ़िया मजा आ जाता है, राइट। फुल बॉडी योगा रहता है। तो आप में से कोई करता है तो बताइएगा। हालांकि मुझे पता है कि कुछ लोग को बड़ा बोरिंग लगता है ये, बट वाकई में बताइए अच्छा है, राइट। और ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी 2018 टू 2030 का ये प्लान जो है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी 2018 से 30 की शारीरिक गतिविधियों संबंधी अपनी वैश्विक कार्य योजना में इसने शामिल किया है, राइट। योग को किसने? WHO ने। तो क्वेश्चन यहां बनेगा कि ये वाला प्लान जो है वो 2018 से 30 का किसका है? तो WHO का है, और इसमें योग को भी जो है वो WHO ने शामिल कर दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अब निष्ठा की बात करते हैं। निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए निष्ठा क्या है, तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर को ट्रेनिंग देने वाला ये प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और NCERT ने ये साथ में मिलकर आई हैं और उन्होंने एक ज्वाइंट मिशन शुरू किया है, निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टीचर्स एंड प्रिंसिपल। तो ये इनका हम लोग को देखने को मिला है कि प्रोग्राम शुरू हुआ है। निष्ठा है क्या गाइस? तो इसका फुल फॉर्म जान लो पहले। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, यानी कि स्कूल के हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल वहां के, और टीचर्स। तो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर के लिए ये नेशनल इनिशिएटिव है, राइट। किस चीज के लिए? होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए, कि स्कूल को जो है वो एडवांस किया जाए जिससे कि रिजल्ट जो है वो स्कूल में मिल सके, बच्चों में बेटर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ये नेशनल मिशन है निष्ठा, याद रखिएगा। इसमें लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव किया जाता है एलिमेंट्री लेवल पर। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एलिमेंट्री लेवल जो है वो क्या है। मैं अभी कल पॉलिटी की एक क्लास ले रहा था, तो उसमें मैंने स्टूडेंट से यही क्वेश्चन पूछा, एलिमेंट्री लेवल जो है वो क्या होता है। तो देखो प्राइमरी एजुकेशन जो होती है ना, क्लास 1 से लेकर 8वीं तक, वैसे तो प्राइमरी क्लास 6वीं तक ही होती है, बट इसमें बताया गया कि फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं, और एज की बात करें तो 6 साल से 14 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, तो वो उनकी पढ़ाई कराना जो होता है वो मैंडेटरी होता है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि फंडामेंटल राइट जो हमें देखने को मिलता है एजुकेशन से रिलेटेड, कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो कौन सा आर्टिकल कहता है ये? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि जो एलिमेंट्री लेवल जो है, यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के जो बच्चे हैं, तो उनमें लर्निंग आउटकम को उनमें इंप्रूव करना, मतलब कि और अच्छी फैसिलिटीज और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड कराना, जिससे कि आगे चल के भविष्य में जो है वो फ्यूचर अपना एक अच्छा बना सके, अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकें। अब देखिए ये लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरे दुनिया भर का, राइट। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना निष्ठा के बारे में। और इसे लॉन्च किया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर, और ये समग्र शिक्षा 2019 और 20 की हमें देखने को मिल रही है। ये डिजिट उल्टा सीधा हो गया, 2019 और 20 की जो हमें देखने को मिल रही है समग्र शिक्षा, तो उसी के अंडर जो है वो इसे निष्ठा को भी शामिल किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों में, स्टूडेंट्स में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में विकसित करना, राइट, और प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना, कि शिक्षक भी जो है, टीचर्स भी जो है वो, टीचर्स को इंकरेज करना कि टीचर जो है वो बच्चों को जो है वो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डालने के लिए वेरियस एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट करें। और कब कर पाएंगे टीचर्स वेरियस एक्टिविटी? जब उनको ये स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए टीचर्स को पहले ट्रेन करना है, फिर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। और हमारी कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव आज की डेट में यही है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए, राइट। तो देखो ये मेंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है डायरेक्टली 33,120 की रिसोर्स पर्सन के थ्रू और स्टेट रिसोर्स पर्सन के थ्रू, जिन्हें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये क्या करेंगे? ये 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन से पहले ट्रेनिंग लेंगे। तो देखो की रिसोर्स पर्सन को पहले आइडेंटिफाई करना है, स्टेट रिसोर्स पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, और नेशनल रिसोर्स पर्सन पहले उन्हें 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन इन्हें ट्रेनिंग देंगे, और इन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा नेशनल लेवल पर NCERT के द्वारा और NIEPA के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये लेवल आप समझो कि पहले नेशनल लेवल के कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, वो लोग स्टेट लेवल और आप कह सकते हो कि रीजनल लेवल पर जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। फिर फर्दर टीचर्स को ट्रेनिंग मिलने के बाद
जो और ये स्टेट लेवल और ये रीजनल लेवल के जो लोग हैं वो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, और टीचर्स को जब ट्रेनिंग मिलेगी तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, राइट। हमारी कंट्री के अंदर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। तो इस प्रकार की प्रोसेस इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या करना है, बच्चों में इंप्रूवमेंट लेकर आना है लर्निंग आउटकम में, राइट, और उन्हें समक्ष और समृद्ध, यानी कि क्लासरूम का जो एनवायरमेंट है उसे समक्ष और समृद्ध जो है वो बनाना है, राइट। तो इस पर मेनली फोकस किया गया है। टीचर को पहले तो ट्रेनिंग देना है, राइट, और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, वो बच्चों की सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को समझ सकेंगे टीचर, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, राइट, जिससे कि ओवरऑल बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों ही बढ़े, ग्रोथ हो। और टीचर जो है उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि वो आर्ट्स का उपयोग करें, अलग अलग प्रकार की कलाओं का उपयोग करें, राइट। ये टीचर ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाया जाएगा, जिससे कि और भी बेटर क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो लेकर आ सकें, और इनोवेटिव तरीके से बच्चों में जो रिजल्ट है, आउटकम जो है, लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव कर सकें, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें, बच्चे स्ट्रेस में ना आए। और हमें मेनली देखो ये वाला लाइन आप बिल्कुल यूज करना मेंस में, कि आज की डेट में हम लोग का शिफ्ट जो है वो हो गया रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। मतलब कि अब रट्टा लगाने वाली प्रैक्टिस नहीं करवानी है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की प्रैक्टिस करानी है। कि अब क्योंकि रट्टा जो है वो एक टाइम के बाद उड़ जाता है, हवा से साफ हो जाता है, बट जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, और यही मैं आप सभी लोग को समझाता हूं कि सिविल सर्विसेज की जर्नी के दौरान रट्टा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर फोकस करो। और जहां आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर, खत्म। अब जैसे आप कार चलाते हो, राइट, कभी आपने कार चलाना सीखा होगा, राइट, और उसके बाद जब आपने प्रैक्टिस करी, आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा। पहले तो कार जब चलाते हैं तो आपको जजमेंट करना होता है कि कितनी दूर बोनट है और किस प्रकार से टर्न करना है, राइट। तो ये जजमेंट होता है, तो आप पहले स्टार्टिंग में सीखते हो, और जहां आपने कॉन्सेप्ट सीखा, ये पूरे जजमेंट को सीखा, और वहां फिर आप मस्त गाड़ी चला सकते हो बेहतरीन तरीके से, कभी भी किसी भी समय पे, राइट। फिर आप वो भूलते नहीं हो, आप 5 साल बाद गाड़ी को चलाओगे तो भी आराम से आप चला लोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी, बट फिर थोड़ी देर बाद, मैं तो बोल रहा हूँ एक आधी दिन के बाद अगर रेगुलर चलाओगे तो एक आधी दिन के बाद बिल्कुल वापस अपने उसी लेवल पे आ जाओगे आप। तो वही चीज कि आपको रट्टाबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। यहीं पर ही बच्चों में भी ये वाली जो चीज है वो डाली जा रही है, क्योंकि अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही गड़बड़ी थी, राइट। जो हम लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम में जो अभी तक देखा है, तो ये रट्टाबाजी वाली चीज देखी है, राइट। बट अभी आने वाली जो जनरेशन है, तो उनके लिए वो बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें, तो इसके लिए ये बढ़िया सी प्रैक्टिस हमें देखने को मिली। और देखो, एजुकेशन रिफॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है। और अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें देखने को मिली है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जा रहा है, राइट। तो इससे रिलेटेड आपके मेंस के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको जहां पर भी एजुकेशन से रिलेटेड इस प्रकार की जो चीजें आती है ना करंट अफेयर्स में, आपको नोट कर लेना चाहिए, और आप जहां पर अपने एजुकेशन के पॉइंट जो है वो मेंशन कर रहे हो, तो वहां पर इसको ऐड कर लेना, राइट। क्योंकि ऐसा किया करो आप, क्योंकि कुछ कुछ जैसे होता है ना, एजुकेशन रिफॉर्म हो गया, जैसे मैं आपको कई बार ये वर्ड्स बताता हूँ, कीवर्ड बताता हूँ, तो आपको उधर तुरंत लिख लेना है, और उसके नीचे जो भी चीज आती जा रही है एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको लिखती है। नहीं, आप देखो हेल्थ केयर के बारे में आप जानते हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड आप पॉइंट्स डालते चलो, राइट। फिर इसको क्या करना है, जब भी आप मेंस का आंसर लिखो, एक बार इन पूरे पॉइंट्स को पढ़ लो, और फिर इसको कंसोलिडेट करके मेंस का आंसर बनाओ। तो क्या होगा, आपके आंसर में फैक्ट्स भी होंगे, करंट अफेयर्स भी होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, तो आपका आंसर बेस्ट बन जाएगा, राइट। क्योंकि अल्टीमेट गेम जो है सिविल सर्विसेज का, वो मेंस और इंटरव्यू का है। और कभी भी तैयारी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग अलग नहीं होती है, ये तैयारी एक समान ही हम लोग को देखने को मिलती है। और बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आपको ये मेंस और प्री की तैयारी करनी है। बिल्कुल मत सोचो कि आप जो है वो प्री की तैयारी करोगे, प्री की तैयारी करोगे मेंस नहीं लिख पाओगे तो खेल खत्म, गेम इज ओवर। आपको दिमाग में ये चीज बस डालनी है कि आपको मेंस जो है वो रेडी रहना है। और देखो, पिछले सालों में यूपीएससी 2020, यूपीएससी 2019 बता चुकी है कि अगर आप आ रहे हो यूपीएससी का एग्जाम देने, तो बी मेंस रेडी। अगर नहीं आओगे, मेंस रेडी होगे, तो निपटा दिए जाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मेंस वाले ही पूछे जा रहे हैं, राइट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसका आंसर आप आराम से दे दोगे। चलो एनीवेज, सॉरी मैंने अभी थोड़ा आपका टाइम लिया, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्योंकि यही एक क्लास रहती है जिसके थ्रू मैं आपसे बात भी करता हूँ, आपको समझाता भी हूँ, सिखाता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो डेवलप करें और स्ट्रेंथन करें पर्सनल सोशल क्वालिटीज को स्टूडेंट के अंदर, राइट। और क्रिएट करना है हेल्दी और सेफ स्कूल एनवायरनमेंट को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना है टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट को, डेवलप करना है स्ट्रेस फ्री, पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रेस फ्री स्कूल बेस्ड असेसमेंट। बच्चों में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो कितने सुसाइडल केसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है बिल्कुल बहुत ही छोटी एज में, राइट। तो इन सब चीजों को दूर करना है। तो बहुत ही बढ़िया ये टॉपिक है, ये मजा आ गया इस टॉपिक को सुनकर। एजुकेशन रिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीज जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो। बिल्कुल मत बोला करो अरे यार ये क्या आ गया यार, ऐसे मुंह बना के मत बैठा करो,
इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब डीलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड पहले भी मैं एक लेक्चर जो है वो कवर करा चुका हूं। जनरल स्टडीज वाला अपना एक चैनल है, उसको तो जाकर सब्सक्राइब कर दो, उसी पर ही मैंने अभी एक लिंक भी अपलोड यानी कि एक वीडियो अपलोड किया है, तो जिसमें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूरी चीज मैंने बताई हुई है। अभी मैं तुरंत आपको अभी ये टॉपिक न्यूज में क्या आया है इसको मैं बताता हूं, और आपके पास जो है वो अभी लिंक अटैच कर रहा हूं, यानी कि वो वीडियो अटैच कर रहा हूं, जिससे कि अभी के भी आप जो है वो देख लो, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो देखो, जो असेंबली इलेक्शन जो होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, राइट, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पर डीलिमिटेशन करना ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डीलिमिटेशन के थ्रू हमें देखने को मिलती है। आपको ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज में क्यों आया, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ो, ये अभी वीडियो में प्ले कर रहा हूं। गाइस, लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी आंसर लिखकर बताइए। तो यस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स लिखा होगा आंसर 545। हाँ ठीक है, 545 करेक्ट है आपका आंसर, बट आप जानते हैं कि 543 प्लस 2 कहलाया जाता है, क्योंकि दो एंग्लो इंडियंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। और आपको शायद पता होगा कि अब से एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे, राइट, क्योंकि 2020 तक ही था एंग्लो इंडियन का समय, अब जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब कोई एंग्लो इंडियंस हम लोग को नहीं देखने को मिलेंगे नॉमिनेशन के तौर पर, राइट। तो इसी साल ही इस चीज के बारे में डिस्कशन हुआ था और अपन ने बात भी करी थी इसके बारे में पहले। बट अभी जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बात करते हैं पहले, राइट, फिर उसके बाद इस डीलिमिटेशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हमारी कंट्री के अंदर ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों बनाई जाती है, राइट, जिससे कि जो लोकसभा की जो टोटल सीट है, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो, ये पूरी फोटो, इस पूरी फोटो में आपको ये अलग अलग ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे से आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये टोटल ब्लॉक्स जो है वो है 543, टोटल ब्लॉक्स 543। हर एक ब्लॉक से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना जाता है, यानी कि आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक कैंडिडेट को चुनते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं, और फिर जब वो जीत जाते हैं तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर लोकसभा में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही तो लोकसभा में होते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और ये सब कहां से आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आते हैं, राइट। तो लोकसभा के अंदर इसलिए तो हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोग बाग उनको इलेक्ट करते हैं और लोगों के बिहाफ में जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, राइट, लोगों के जो हित की बात वहां पर करते हैं, यानी कि जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस चीज की डिमांड है, जो भी चीज है, तो उसके बारे में वहां पर वो खड़े होते हैं, बात करते हैं लोकसभा के अंदर। तो ये डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट टूल हम लोग को देखने को मिलता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं, राइट। तो इसलिए कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है, क्योंकि लोग ही चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ में जो है वो उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने का काम करते हैं, लोगों की नीड्स फुलफिल डिमांड को, राइट। तो ये चीज हम लोग को हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है किसके आधार पर बनाई जाती है, एक तो देखो इंडिया के अंदर आपको ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है ना, पूरी इक्वल है। अब आप बोलोगे सर इक्वल कैसे है, यहाँ पे तो बड़ी दिख रही है, यहाँ पे भी बड़ी दिख रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल छोटी छोटी दिख रही है। देखो गाइस, इनको कैलकुलेट किया गया है पॉपुलेशन के आधार पर। इसका अंदाजा आप सिंपल इस जगह को देखकर लगा सकते हो, ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, ये बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है, राइट। अगर एरिया के बेसिस पर अगर डिवीजन होता तो ऑब्वियस ही बात है कि हर जगह इतने छोटे छोटे से या फिर हर जगह इक्वल साइज की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती एरिया वाइज, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि पब्लिक ही तो चुनती है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कि उनके बिहाफ में कौन जो है वो उनके राइट्स के बारे में बात करेंगे, राइट, उनकी डिमांड के बारे में बात करेंगे, तो वो पॉपुलेशन ही चुनती है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली में तो दिख ही नहीं रहा होगा, इतना छोटा आपको दिखाई दे रहा है ये, राइट। ये इसलिए होता है क्योंकि इक्वल, यानी कि पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी इस प्रकार की बनाई जाती है कि हर जगह की पॉपुलेशन जो है वो इक्वल तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, राइट। जैसे कि इतने बड़े एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इतने से एरिया के लिए जो तो यहां पर आपको दिखाई नहीं दिया जा रहा, यहां पर देखिए, इतने से एरिया के लिए एक, वो क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन यहां पर ज्यादा है, यहां पर पॉपुलेशन कम है, इसलिए पॉपुलेशन के साथ जो है ये चीज पॉपुलेशन को देखकर बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और किस एरिया के अंदर हम लोग को कितनी जो है वो बनानी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसकी चलते वहां पर रहने वाली जो जनता है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले, राइट। तो ये चीज होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो बनाने की पूरी प्रोसेस होती है वही डीलिमिटेशन की प्रोसेस कहलाई जाती है। तो देखो, मैं आपको डीलिमिटेशन की पहले थ्योरी बताया था, आपको पूरी चीज तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तो देखो, डीलिमिटेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू
बाउंड्रीज या लिमिट्स एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक राज्य के अंदर कितनी होनी चाहिए उसको डिसाइड किया जाता है, राइट। और जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है स्टेट के अंदर, तो उस चीज को डिसाइड किया जाता है। और ये एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है? डिलिमिटेशन, यानी कि कौन इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, तो एक हाईली पावरफुल कमीशन बनाता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और इसको डिलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन के नाम से अपन जानते हैं। और इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है ये कि आप इसके द्वारा ये जो ऑर्डर पास करती है ना, तो आप इसके ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में इसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतनी पावरफुल ये बॉडी होती है, और इसके ऑर्डर कानून का काम करते हैं, यानी कि जो पावर होती है ना, एक बार जब पार्लियामेंट के अंदर से कानून बन जाता है, यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस कानून बिल पर असेंट दे देते हैं और वो कानून बन जाता है। और कानून जो होता है वो उसकी पावर कितनी ज्यादा होती है, यानी कि उसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इंसान जो है वो कानून के परे नहीं जा सकता। वैसे ही ये ऑर्डर कानून का ही रोल प्ले करता है, फोर्स ऑफ लॉ का इसका नेचर होता है इसके ऑर्डर का, राइट। और ऐसे कमीशन अभी तक हमारी कंट्री में सिर्फ 4 बार ही बनाए गए हैं। ईयर्स याद रखना, 1952 ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 आया था, उसके तहत बनाया गया था। 1963 में बनाया गया था डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के तहत। 1973 में बनाया गया था डिलिमिटेशन एक्ट 1972 के तहत, और आखिरी जो अभी बनाया ना 2002 में बनाया गया था डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत। और कमीशन के ऑर्डर जो है वो लागू होते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट की स्पेसिफाइड डेट तक, यानी कि जो भी डेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि इनके ऑर्डर इतने दिनों तक या इस डेट तक लागू होंगे, तो वो उस डेट तक लागू होते हैं। यानी कि अपना ऑर्डर तो पास कर लेती है, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डेट स्पेसिफाई करते हैं कि कब तक डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर जो है वो लागू रहेंगे, राइट। इसके अलावा इनकी कॉपीज दे दी जाती है लोकसभा के अंदर, राइट, और कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये दे दी जाती है कॉपीज वगैरह की इतनी इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस राज्य में या इस जगह पर होगी, राइट। बट इस पर लोकसभा कोई भी मॉडिफिकेशन डिमांड नहीं कर सकती और ना उसको परमिशन दी जाएगी, तो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, बस समाज मतलब दे दी जाती, रख दी जाती कि ये है, ये फाइनल ऑर्डर है, इसको फॉलो करना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। तो ये चीज है, आप देखिए कितनी पावरफुल बॉडी है। और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, और इसमें 3 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे, जिसमें एक मेंबर जो इसके चेयरमैन के तौर पर थे वो या तो सर्विंग जज या रिटायर्ड जज के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्स एफिशियो मेंबर के तौर पर यहां पर नजर आते हैं। तो 3 मेंबर की ये टोटल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारे जो लेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी हम लोग को देखने को मिले थे, तो इनका प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन इसके द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर, और उन्होंने सजेशन दिया है कि अगला डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज, यानी कि इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की एक्सरसाइज 2031 सेंसस के बिहाफ में होनी चाहिए। अभी जो एक्सरसाइज कौन से सेंसस के बिहाफ पे हम लोग को देखने को मिलती है, तो अभी की एक्सरसाइज 2001 सेंसस के बिहाफ पर देखने को मिलती है, क्योंकि आखिरी जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो कब बनाया गया था, 2002 में बना था। तो इससे याद रखना कि 2001 के सेंसस के बिहाफ पर अभी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी देखते हैं ना, तो उसकी एक्सरसाइज मतलब वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह। और ये इन्होंने कहा है कि 2031 सेंसस के बेसिस पर बनाया जाना चाहिए नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करना चाहिए जिसमें राज्यों को और छोटा जो है वो बनाना चाहिए। तो ये चीज यहां पर बताई गई। तो इनके इस पेपर के द्वारा, ये प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के एक पेपर जो रिलीज हुआ है उसके द्वारा ये चीज बताई गई है। और 84th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था सन 2002 में, उस 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फ्रीज कर दिया गया था कि डीलिमिटेशन लोकसभा का और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहला जो सेंसस होगा 2026 का, उसके बाद होगा, राइट। यानी कि फ्रीज कर दिया गया था कि ये जब आया था ना 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो वहां पर बोल दिया था कि अब कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगी, अब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं होगी कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो होगा वो 2026 के सेंसस के बाद होगा, राइट, 2026 के बाद होगा जो भी पहला सेंसस आता है। तो 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा वो 2031 का ही हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि हर 10 साल में हम लोग को सेंसस देखने को मिलता है। अभी 2021 का आएगा। आगे की बात करें कि जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स और स्टेट असेंबली की सीट्स जो है उसको भी फ्रोज कर दिया गया था, राइट, उसको भी सीट्स भी बढ़ाई नहीं जाएंगी। और वो 1971 सेंसस के
बेसिस पर उसको फ्रोज कर दिया गया था, यानी कि उसको रोक दिया गया था कि अब सीट्स भी जो है वो बढ़ाई नहीं जाएंगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, उसके थ्रू ये चीज डिसाइड हुई थी, ये दो चीज। और गाइस आज की डेट में क्यों आवश्यकता है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करे? तो देखो क्या हुआ था कि मैंने जैसे भी आपको बताया, आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूं कि 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग फ्रीज कर दिया गया था कि लोकसभा की सीट्स, स्टेट असेंबली की सीट्स बढ़ेंगी नहीं, राइट। बट वो 1971 की बात थी और 50 साल हो चुके हैं 1971 को, और इन 50 सालों में हमारी पॉपुलेशन 50 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ हो गई है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है तो उसमें परेशानियां आ रही हैं, राइट राइट, यानी कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा जो है वो माना जा रहा है। तो इसीलिए आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है इसको रिकंसिडर करने की और नई डिलिमिटेशन कमीशन अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करे, उसकी आवश्यकता है। तो ये चीज है। तो अपन ने देख लिया पूरा डीलिमिटेशन का टॉपिक डिटेल में, और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक आइडिया भी मिल गया, काफी कुछ फैक्चुअल डेटा भी मिला है, राइट। अच्छा, एक और चीज गाइस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 82 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो देखो डीलिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड ही आर्टिकल 82 है, और आर्टिकल 170 भी डीलिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 82 जो है गाइस, इसके तहत पार्लियामेंट जो है वो लागू करती है डीलिमिटेशन एक्ट हर एक सेंसस के बाद। अब 2026 के बाद ही पार्लियामेंट जो है वो लागू करेगी, क्योंकि उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अभी जो है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं कि आपको कितना याद है। तो आप मुझे बताओ कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत जो है वो फ्रीज कर दिया गया था, जिसके तहत जो है वो कह दिया गया था कि अब पहला सेंसस जो होगा वो 2026 के बाद जो भी होगा तो उसके आधार पर डीलिमिटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी आपको जानकारी दी है। और आर्टिकल 170 क्या कहता है? तो स्टेट जो है, राज्य जो है, इन्हें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाएगा डीलिमिटेशन एक्ट के तहत हर एक सेंसस के बाद। बट अभी ये फ्रीज कर दिया गया है। 2026 के बाद जो सेंसस होगा 2031 में, तो उसके तहत हमें देखने को मिलेगा कि उसके बाद जो है वो डीलिमिटेशन तैयार किया जाएगा। तो ये थी गाइस पूरी ओवरऑल जानकारी, जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। अभी मैं एक सीफू जी का एक वीडियो देख रहा था, मजा आ गया, मैंने शेयर भी किया है टेलीग्राम ग्रुप में, कि उन्होंने बोला है कि स्टडी, पढ़ाई वढ़ाई में किसी का जो है वो मन नहीं लगता, किसी को मजा नहीं आता, और आपको अगर एग्जाम निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, आप उस समय को याद करो जिस समय आपकी किसी ने बेइज्जती करी होगी, कहा होगा कि मतलब तेरी क्या औकात है सिविल सर्विसेज करने की, अपने बाप का पैसा खराब कर रहा है, ये वो ऐसा वैसा। तो होते हैं कुछ लोग जो है वो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो वो पल को बार बार अपने दिमाग में याद रखो, और वो पल आपको फिर जीने नहीं देगा, पढ़ाई करवाता रहेगा, और फिर आप उस एग्जाम को निकाल लोगे। तो जोश और जुनून चाहिए, तो वो होता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मतलब आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट सभी के साथ होता है, कुछ ना कुछ, राइट। तो वो ही आपकी जो है वो आग बनने का कारण बन जाता है, और फिर आप जो है वो ऐसा लगते हो, क्योंकि होता है ना कि सिविल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में लोग इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि वो आग उनके अंदर कंटिन्यूस जलती रहती है कि यार मुझे करना है, मतलब करना है किसी भी हालत में, भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे तो करना है बस, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। और जिन जिन ने कहा उनके मुंह पे तमाचा अपनी सक्सेस के थ्रू। तो बेहतरीन उन्होंने कहा कि मतलब कि सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ बेइज्जती को याद रखो, साला कोई नहीं निकाल सकता है इस एग्जाम से, मतलब आप लोग को, यानी कि इस एग्जाम को पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ थी, अभी मैंने शेयर भी किया कल, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, जोश भर जाएगा अंदर। चलो अब मेन काम की बात करते हैं हम लोग। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार होता है उसको शिफ्ट करने को लेकर ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक लक्षद्वीप को लेकर हमें देखने को मिल रहा है गाइस। लक्षद्वीप में कुछ इशू चला है। कल मैंने शाम में आप लोग को मैंने आपको एक टॉपिक पहले पढ़ाया हुआ था, तो उसका मैंने आपको भेजा था कि आप जो है 27 मई 2021, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इस लेक्चर पे चले जाओ आप, और 18 मिनट 50 सेकंड पे इस टॉपिक को एक बार देख लेना। इस टॉपिक में लक्षद्वीप में जो अभी एट प्रेजेंट जो इशू चल रहा है, जिसके कारण वहाँ की इवन जो लोग हैं, राइट, आइलैंडर्स जो हैं, जो निवासी हैं लक्षद्वीप के, वो थोड़े से परेशान हैं, राइट। तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे, और इसी को हम लोग, इसी टॉपिक को जो है वो थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप प्रशासन के द्वारा अपने कानूनी क्षेत्र अधिकार, लीगल ज्यूरिसडिक्शन को केरल उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित, मतलब कि ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन विचार कर रहा है, क्योंकि अभी जो केरला जो है ना गाइस, ये लक्षद्वीप की हाईकोर्ट केरला में, ठीक है। तो ये पॉइंट एक क्लियर रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है कि बताओ जरा लक्षद्वीप की हाईकोर्ट कहां पर है, तो केरला में, राइट। केरला में लक्षद्वीप की हाईकोर्ट हमें देखने को मिलती है। अब ये बोल रहे हैं कि इन्हें अपनी हाईकोर्ट जो है वो केरला में नहीं रखनी है, ये चाह रहे हैं कि कर्नाटका में जो है वो
इनका क्षेत्र अधिकार चला जाए, यानी कि इनके जो भी केसेस हैं वो कर्नाटका में डील हो, यानी कि इनकी हाईकोर्ट जो है वो कर्नाटका की हाईकोर्ट बन जाए, राइट। तो ये चाह रहे हैं इस प्रकार से। और लक्षद्वीप के नए प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, मैं अक्सर आप लोग को नाम याद रखने के लिए नहीं कहता हूं, बट स्टेट पीएससी की आप तैयारी करें तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये कई बार विवाद में भी आ चुके हैं। बीच में इन्होंने अभी किसी एमपी को जो है वो रोक दिया था, इनको अलाउ नहीं किया था यहाँ पर लक्षद्वीप में आने से, तो भी बड़ा एक इशू जो है वो उठ गया था। तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इनके द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ फैसले जो है इनके खिलाफ केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कई मुकदमे दायर किए जाने के बाद प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव का सूत्रपात किया गया है, ये वाले प्रस्ताव का, कि इनको अपने केरला से इनको अपने ज्यूरिसडिक्शन को हटवाना है और कर्नाटका को अपना ज्यूरिसडिक्शन, अपना क्षेत्र अधिकार जो है वो देना है। यानी कि कर्नाटका की हाईकोर्ट जो है वो इनके मामले देखे, केरला की हाईकोर्ट इनके मामले ना देखे, तो उससे रिलेटेड। बट आपको देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज जो मैंने आपको अभी फैक्ट बताया ना वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपको लक्षद्वीप याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो इशू चला है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इस इशू के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जिसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अभी लेक्चर आप देख लोगे, उसके बाद यानी कि ये वाला लेक्चर फिनिश करने के बाद इस लेक्चर पर 2 मिनट चले आना, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं पटेल जी, प्रफुल्ल पटेल जी, इनके इन निर्णयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार, जैसा मैंने भी आपको बताया, इन्होंने एक एमपी को जो है वो अलाउ नहीं किया था यहाँ पर लक्षद्वीप में आने से, तो वो भी एक इशू बन गया था। तो इन्होंने कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं में संशोधन किया था। गुंडा अधिनियम की शुरुआत इन्होंने कर दी। सड़कों को चौड़ा करने के लिए मछुआरों की झोपड़ियों को ध्वस्त करना भी इनके निर्णय में शामिल है। तो इसको लेकर काफी यहाँ के आइलैंडर्स भी काफी परेशान हैं इनके कुछ डिसीजन को लेकर। और उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को ट्रांसफर करने संबंधी प्रक्रिया क्या होती है, ये आपके लिए काम की है, जो कि सिविल सर्विसेज में आपसे पूछी जाएगी कि हाईकोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, हाईकोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार होता है, उसको शिफ्ट करने की क्या प्रोसेस है। एक चीज आपको सिंपल सी याद रखनी है कि सिर्फ पार्लियामेंट एक कानून के थ्रू ही ऐसा कर सकती है, इसके अलावा और कोई बॉडी नहीं कर सकती। किसी एरिया जो है, यानी कि किसी एरिया, स्पेशली यूटी की यहां पर बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की, जिसके हाईकोर्ट जो होते हैं वो अक्सर स्टेट के हाईकोर्ट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको यानी कि किसी क्षेत्र में जो हम लोग को किसी क्षेत्र का जो क्षेत्र अधिकार है उसे अगर किसी कोर्ट को सौंपना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है कानून के थ्रू, और कोई बॉडी नहीं कर सकती। बिल्कुल क्लियर पिक्चर ये अपने दिमाग में रखो, ये प्रीलिम्स में आ सकती है। आर्टिकल 241 प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो पार्लियामेंट क्या कहता है आर्टिकल 241, तो पार्लियामेंट एक कानून के थ्रू एक हाई कोर्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी का तैयार कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, एक तो यूनियन टेरिटरी का खुद का हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है। दूसरा, या फिर डिक्लेयर कर सकता है किसी भी कोर्ट को, हमारी कंट्री में कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी कोर्ट है या कोई भी हाई कोर्ट जो है उसे क्षेत्र अधिकार दिया जा सकता है एक टेरिटरी का या यूनियन टेरिटरी का, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना कि पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी का एक तो खुद का हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश करवा सकता है, या फिर दूसरी जो कोर्ट है उसको यूटी का क्षेत्र अधिकार दे सकता है। तो ये चीज आर्टिकल 241 में क्लियरली मेंशन्ड है। और इसी आर्टिकल का सेक्शन 4 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरोगेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट टू और फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी और पार्ट देयर ऑफ। मतलब कि अनुच्छेद के ये सेक्शन 4 जो है इसमें उल्लेख है कि इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ, राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। मतलब कि जो उस स्टेट की जो पावर्स है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि स्टेट की खुद की अपनी पावर्स हम लोग को देखने को मिलती है, उनको अलॉट की गई है, राइट। यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है स्टेट की पावर अलॉट की गई है। केंद्र के अलग क्षेत्र अधिकार हैं, राज्यों के अलग क्षेत्र अधिकार है, राइट। ज्यूरिसडिक्शन दोनों के अलग अलग है। तो ऐसा करने से उस स्टेट की जो पावर है उसके हाईकोर्ट के ऊपर वो कम नहीं होने वाली है, उसमें कोई कमी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। बट एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है या एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी आप कह सकते हो एक कोर्ट को दे दी जाएगी। और इवन पार्लियामेंट जो है, ये वाला कानून ये भी कहता है या फिर सॉरी आर्टिकल 241 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट जो है ये उस कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को छीन भी सकती है जो कि इसने अलॉट किया है, और उसे दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकती है। तो पॉसिबल है ये। अभी जैसे कि अभी जो केस चल रहा है, जैसे इस केस के थ्रू ही हम लोग समझे कि अभी इन्होंने बोला है कि इनके केरला
का क्षेत्र अधिकार जो है वो हटाकर जो है वो कर्नाटका को सौंप दिया जाए, ऐसा जो है वो इनकी डिमांड है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की। तो ये डिमांड क्या फुलफिल हो सकती है? हाँ हो सकती है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। तो ये क्लैरिटी बस अपने माइंड में आप रखो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, राइट। और आर्टिकल 241 के बारे में एक आइडिया रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू शुड एबल टू मार्क। अब चैलेंजेस क्या है, चलो मान लेते हैं हम लोग कि चलो अलाउ कर देते हैं, एक बार सोच भी लेते हैं अलाउ करने में, बट प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम यह है गाइस कि केरला हाईकोर्ट ज्यूरिसडिक्शन अभी हम लोग को लक्षद्वीप का देखने को नहीं, कि लक्षद्वीप के जितने भी मामले हैं लक्षद्वीप के, वो केरला में हम लोग को नजर आते हैं, रिजॉल्व होते हैं, राइट, केरला हाईकोर्ट में। इवन मलयालम जो है वो केरला में भी बोली जाती है, लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर इस चीज को शिफ्ट किया जाएगा तो कर्नाटका में मलयालम नहीं है, राइट। अगर ऐसा शिफ्ट कर देंगे हम लोग, जैसे मान के चलो कि अभी लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जा रही है और केरला में भी मलयालम बोली जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। बट अगर शिफ्ट किया जाता है क्षेत्र अधिकार को, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होगी कि पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को जो है वो चेंज करना होगा, क्योंकि लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर बन जाएगा, बॉन्ड जो है ना लैंग्वेज का वो टूट जाएगा। और हाईकोर्ट जो केरला की है वो लक्षद्वीप से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है, और कर्नाटका लक्षद्वीप से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, और कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं है कर्नाटका तक पहुंचने में। तो ज्यादा पैसे भी खर्च होंगे लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर को, अगर उनको डे टू डे अगर बिजनेस में, क्योंकि हाईकोर्ट के साथ भी डे टू डे का बिजनेस भी होता है, राइट, तो उसमें अगर उन्हें पहुंचना है हाईकोर्ट तक, कर्नाटका तक, तो उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और टाइम भी जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा। वेरियस इश्यूज अगर आते हैं तो हाईकोर्ट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, जल्दी इश्यूज रिजॉल्व भी नहीं होंगे। और अंडर ट्रायल्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो कैदी अभी अंडर ट्रायल है, जिनका मामला वो जो जेल में बंद है, जिनका मामला भी हाई कोर्ट में चलता है, तो उनको हाई कोर्ट में ले जाने और लाने का एक तो खर्चा, फर्स्ट पॉइंट। चलो हम मान लेते हैं कि आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो यहीं पर ही डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है वो वहां पर फैसले जो है वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि पैसा तो लगेगा ही लगेगा, और दूसरी बात ये लैंग्वेज की एक बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। और फिर से यानी कि जितने भी ऑलरेडी जो अंडर ट्रायल के केसेस चल रहे हैं, वो बेचारे, उनको जो है वो एक, अब पूरी सिस्टम चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो केस होगा वो नल एंड वॉइड, जीरो हो जाएगा कंप्लीटली, फिर शुरुआत से उनका केस जो है वो चालू होगा। तो जो लोग मान के चलो अभी 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल से परेशान है, अंडर ट्रायल जिनका चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको तो और जो है वो समय वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नई कोर्ट मतलब कि पूरा केस जो है वो शुरुआत से शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर, ये चैलेंजेस हैं जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो काफी डिफिकल्ट है केरला से कर्नाटका में शिफ्ट करना, क्योंकि इसके पीछे बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस, क्वेश्चन अगर आ जाए कि एंटोनियो गुटेरेस कौन है, तो ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये दूसरे टर्म के लिए भी बताया जा रहा है कि इनको अपॉइंट किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपॉइंट किया है एंटोनियो गुटेरेस को 9th यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इनके सेकेंड टर्म के लिए, और इनका सेकेंड टर्म शुरू होगा 1 जनवरी 2022 को, और 31 दिसंबर 2026 को जो है वो फिनिश हो जाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इंडिया जो है गाइस, इसने भी सपोर्ट किया है गुटेरेस के री इलेक्शन को लेकर, यूनाइटेड नेशन के चीफ के पद के लिए, राइट, यानी कि सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए। और एंटोनियो गुटेरेस की हम बात करें गाइस, तो गुटेरेस ने 2017 में शपथ ली थी, ओथ ली थी, राइट। और इनका जो टेन्योर जो शुरू हुआ था, पहला टर्म जो इनका शुरू हुआ था, वो 2017 1 जनवरी को शुरू हुआ था, और 31 दिसंबर 2021 को इस साल एंड होने वाला है। तो बट ये फिर से सेकंड टेन्योर के लिए फिर से री इलेक्ट हो गए हैं। और गुटेरेस जो है गाइस, इन्होंने यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी पर 10 सालों तक लगभग जो है वो काम किया था। 2005 से 2015 के पीरियड में ये अपॉइंटेड थे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी के पद के लिए, राइट। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पोर्चुगल के। तो इनकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये पद जो है वो बहुत बड़ा पद है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का पद है। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पर थे, इनका थोड़ा सा पास्ट पता होना चाहिए, राइट, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, राइट। क्योंकि आप भी देखो, आप भी कल को ऑफिसर बनेंगे, तो आपको जितने भी बड़े बड़े पद हैं, तो उसमें मौजूद जो ऑफिसर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा, राइट, जरूरी भी होता है। और यही सब क्वालिटीज हैं एक ऑफिसर की। आपको ये एग्जाम जो है वो पढ़ाता नहीं है, वो सिखाता है कि क्या क्वालिटी आपको एज एन ऑफिसर के तौर पर डेवलप करनी है, राइट। तो उस तरीके से उस मोटिवेशन को लेकर चलो आप। एक तो शिफू जी ने तो आप मोटिवेशन दे दी, आपने जिन्होंने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो टेलीग्राम पर चले जाना, मैंने इवन कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया था, तो उस पर भी आप देख सकते हो, मजा आ जाएगा, राइट। अगर फिर भी बिल्डअप नहीं हो रहा है मोटिवेशन, सिंपल सा मोटिवेशन, आज ही अपने आप को ऑफिसर मान के चलो ना, और सोचो कि ऑफिसर की क्या क्या क्वालिटी होती है, एक ऑफिसर जो होता है उसे क्या क्या जानकारी हासिल करनी रहती है। तो ये सब आप जो पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, और ये आपको ऑफिसर बनाएगी, तो कितनी अच्छी तैयारी है ये,
राइट। अब देखो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पर। तो ये चीज आप ध्यान में रखना क्लियरली कि सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट पॉइंट यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, सेकंड पॉइंट किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पर। और हर एक सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं गाइस, तो उनके पास सेकंड टर्म का भी ऑप्शन होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो री इलेक्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, सेकंड टर्म के लिए उनके पास ऑप्शन रहता है। बट वो तभी ऑप्शन हो पाता है जब जो मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, वो अगर उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट देंगे, राइट, यानी कि उनको अगर पर्याप्त समर्थन मिलता है सदस्य राज्यों से, तब ये पॉसिबल हो सकता है कि वो सेकंड टर्म के लिए जो है वो चुने जा सकते हैं। और अब ये चुने गए हैं, राइट। गुटरेस की बात करें गाइस, तो इन्हें इलेक्ट किया गया था कब? जब पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस, यानी कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की सिलेक्शन की प्रोसेस में जब बदलाव आए थे, रिफॉर्म्स आए थे, चेंजेस आए थे, जिसके अंदर पब्लिक इनफॉर्मल डायलॉग सेशन भी इंक्लूड किया गया था जनरल असेंबली के अंदर, जिसमें सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। और मेन एम यह था कि इस सिलेक्शन की प्रोसेस में और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी, मतलब कि और भी लोगों को जो है वो शामिल करना इस पद के सिलेक्शन के लिए, राइट। तो वो चीज थी, तो उसके बाद जो है वो ये इलेक्ट हुए थे और अब फिर से जो है ये सेकंड टेन्योर के लिए इलेक्ट हो गए। अब थोड़ी सी बात हम लोग यूनाइटेड नेशन चार्टर की भी कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भी कर लेते हैं। तो चार्टर जो यूनाइटेड नेशन का है गाइस, तो ये फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि जब यूनाइटेड नेशन शुरू हुआ था, राइट, उसका फाउंडेशन हुआ था, तब ये चार्टर जो है वो पहले प्रिपेयर किया गया था और इसे साइन किया गया था 26 जून 1945 में। कहां पर साइन किया गया था? अगर क्वेश्चन आए तो सैन फ्रांसिस्को आपको ध्यान में रखना है, राइट। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब कंक्लूड हुई थी, तो उस समय ये किया गया था और ये लागू हो गया था चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है गाइस, ये काफी सारे एक्शन लेने की क्षमता रखता है। काफी सारे जो इश्यूज होते हैं, यूनिक इंटरनेशनल कैरेक्टर के जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, राइट, तो इस पर, यानी कि यूनाइटेड नेशन के पास आज की डेट में जो पावर है ना, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पीस वगैरह, शांति वगैरह को मेंटेन करने की जो इसकी क्षमता, इसकी पावर हमें देखने को मिलती है। क्षमता मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हम लोग को 193 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है, राइट। ये वाली बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं, राइट। और मेरे ख्याल से 200 से लेकर 205 हम लोग को देखने को मिलती है कंट्रीज हैं। और 205 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, राइट। मतलब काफी सारी कंट्रीज मानती नहीं उनको, उस टेरिटरी को कंट्री के तौर पर। जैसे कि अगर हम बात करें ताइवान की, वन ऑफ द ऑप्शन, ताइवान खुद अपने आप को कंट्री घोषित करता है, बट इंटरनेशनली उसे वो एक टेरिटरी ही है, राइट, तो उसे कंट्री जो है वो घोषित नहीं किया गया है। तो ऐसी काफी सारी टेरिटरी है, बट आप कह सकते हो कि 200 या 205 के आसपास हम लोग को नेशंस देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसी में ही, इसी के मेंबर ही हम लोग को 193 जो है वो देखने को मिल जाते हैं यूनाइटेड नेशन के। तो इतने सारे मेंबर्स हैं, तो इसलिए इसके पास क्षमता की मैंने बात करी, कैपेसिटी है इसके पास इंटरनेशनल मुद्दों को रिजॉल्व करने की या डिस्कस करने की, उस पर एक्शन लेने की, राइट। और ये सब चीजें, ये सब पावर जो मिलती है इसको इसके ही चार्टर के थ्रू मिलती है और इस चार्टर को एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और एज सच यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है गाइस, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमें देखने को मिलता है। और पॉइंट टू बी नोटेड, यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट जो होते हैं वो इस इंटरनेशनल लॉ से बाउंडेड होते हैं, यानी कि जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशन की मेंबर बनती है, साइन करती है इस चार्टर को, मतलब कि वो इंटरनेशनली बाउंडेड है, राइट। अब वो बाउंडेड हो चुकी है, बाउंड हो चुकी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के डिसीजन जो होंगे, अब देखो हर डिसीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मैक्सिमम मेजर तौर पर जो डिसीजन होंगे वो एक कंट्री के लिए बाइंडिंग नेचर के होंगे। और गाइस यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये कोडिफाई करता है, संहिताबद्ध करता है किसको? मेजर प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको, राइट। और कब, कहां से लेकर कहां तक? तो देखो एक कंट्री, जो स्टेट जो होनी चाहिए वो सभी की सभी इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वलिटी के ऊपर मेनली फोकस करता है, सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स के ऊपर। और वहां से लेकर कि फोर्स का उपयोग नहीं करना है, प्रोहिबिट करता है फोर्स के उपयोग को, मतलब कि आपस में कंट्री जो है वो वॉर ना करें, तो इस पर भी ये काम करता है, राइट। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा ना कर ले, इस पर भी काम करता है। अभी रिसेंट इशू ये आपको पता है कि अभी म्यांमार के अंदर तख्ता पलट, अभी कल परसों ही हमने डिस्कस किया था कि म्यांमार के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, वहां की आर्मी ने वहां की सरकार को गिराकर रूल करना शुरू कर दिया है। तो इसके अगेंस्ट जो है वो अभी एक रेजोल्यूशन हम लोग को देखने को मिला था, याद है ना, पता है ना। तो इस प्रकार की जब एक्टिविटी किसी कंट्री के अंदर होती है तो उसको रोकने पर काम करता है और फोकस करता है कि पीसफुल रहे पूरी, यानी कि पूरा विश्व में शांति जो है वो बरकरार रहे। तो इस पर मेनली इसके काम हम लोग को देखने को मिलते हैं और ये सब चीजें यूनाइटेड नेशन के चार्टर के थ्रू ही आती हैं। अब थोड़ी सी बात जान लो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। तो महासभा जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में एक केंद्रीय स्थान रखती है ये, यानी कि जनरल असेंबली ऑक्यूपाई करती है एक सेंट्रल पोजीशन
एक चीफ डेलिब्रेटिव के तौर पर, मुख्य विचार विमर्श के तौर पर, यानी कि यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन होते हैं वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग को देखने को मिलता है 2030 तक जिसे अचीव करना, तो ये ग्लोबल लेवल पर तैयार किया गया, राइट। और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन हम लोग को यूनाइटेड नेशंस के इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें कितने मेंबर हैं टोटल, अगर क्वेश्चन आए तो 193 आपको याद रखना है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के पूर्ण स्पेक्ट्रम की बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है ये, राइट। वही चीज तो मैंने आपको बताई कि इंटरनेशनल इश्यूज जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं ये पूरे कवर किए गए हैं इस चार्टर के अंडर, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और मानक निर्धारण मतलब कि ये स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रोसेस में, राइट। स्टैंडर्ड सेटअप किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं उसको कोडिफाई किया जाता है, राइट, जिससे कि सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे हर जगह, किसी प्रकार के मुद्दे इशू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ना देखने को मिले। तो ये सब बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो क्लियरली आपको याद रखना, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कब ये एस्टैब्लिश हुई थी, तो 1945 याद रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि क्योंकि नाम से चल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी को मेंटेन करना इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का इसका प्राइमरी रोल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन आ जाए इसमें कितने सदस्य हैं टोटल, तो 15 आपको ध्यान में रखना है, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स आपसे पूछ लिए हैं कि बताओ 5 परमानेंट मेंबर्स के क्या क्या नाम है, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूके आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 कंट्री जो है वो इसकी P5 कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, P5 कंट्री, P5+1 भी कहा जाता है, जिसमें जर्मनी को भी ऐड किया हुआ है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, 2 सालों के लिए। और इंडिया जो है गाइस अभी नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की देखने को मिल रही है। और हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, और डिसीजन जो लिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, राइट, वो किसके आधार पर लिया जाता है, तो 9 मेंबर जो है वो वोट डालते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखना, इसमें परमानेंट मेंबर का वोट जो है वो मायने रखता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन 5 मेंबर में से, जैसे कि कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, कोई डिस्कशन चल रहा है, जैसे मैं मान लेता हूं कि सभी मेंबर इसमें शामिल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब कोई डिस्कशन चल रहा है किसी मुद्दे पर, ठीक है। अब ये 5 कंट्री में से कोई भी एक कंट्री अगर सहमत नहीं है उस डिसीजन से, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, यानी कि अगर फेवर में नहीं है तो वो नहीं लिया जाएगा, अगेंस्ट है तो फिर अगेंस्ट तो वैसे भी नहीं करना है, वो उस डिसीजन पर कोई चर्चा फिर होगी नहीं। अगर एक भी कंट्री 5 में से, 5 परमानेंट कंट्री में से, परमानेंट मेंबर में से एक भी कंट्री ने अगर बोल दिया, राइट, इसलिए तो हम जो है इंडिया जो है वो इतने समय से कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को मिल जाए, बट चाइना यहां पर बार बार अपोज कर देता है, क्योंकि चाइना इसके परमानेंट मेंबर पे है और इनके पास वीटो पावर है। इस चीज को वीटो पावर कहते हैं हम लोग, कि एक भी मेंबर ने अगर मना कर दिया, राइट, तो वो डिसीजन फिर लिया ही नहीं जाएगा, राइट, वो क्लोज हो जाएगा, उस पर फिर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि 5 मेंबर में से सभी मेंबर की सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये वाली चीज, नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया था, मतलब कि वो डिस्कशन में ही नहीं रहता, राइट। और एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट विदाउट वोट। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन अगर आ जाए कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, राइट, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर हो, तो सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है, बट सिर्फ वोट जो है वो सिर्फ हम लोग को ये मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि वोट डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। अभी क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग को कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। पहला चैलेंज क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो वीटो एक्सरसाइज किया जाता है, वही चीज तो मैंने भी आपको बताई थी कि 5 में से एक भी कंट्री अगर किसी डिसीजन पर सहमत नहीं है तो वो मैटर जो है वो फिर क्लोज हो जाता है, यानी कि उस पर फिर बात नहीं होती, सभी की सहमति की आवश्यकता होती है। तो इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो वीटो का उपयोग करती है उस पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। और इसके अलावा कोई भी डिसिसिव एक्शन नहीं लिए जा सकते परमानेंट मेंबर्स के अगेंस्ट, जैसे कि अगर कोई परमानेंट मेंबर कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो, निर्णायक कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती, तो यह एक प्रॉब्लम है। और 15 मेंबर की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो काफी पावरफुल आम हम लोग को यूनाइटेड नेशन में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल बॉडी का नाम बताओ, तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियरली विदाउट एनी डाउट।
बट और वीटो पावर जो है वो 5 मेंबर कंट्री जो है वो उपयोग करती हैं, और कई बार ये कंट्री अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए यूज करती हैं या फिर अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के अलायंस के लिए जो है वो उपयोग करती है, जैसे कि चाइना करता है हमें अपोज करने के लिए कई बार, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। और यूनाइटेड नेशन का चार्टर कई बार बोला जाता है कि ये एक वेग है, यानी कि अस्पष्ट है, इसमें स्पष्टता की कमी है, राइट। ड्यूटीज को डिफाइन करने में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की, राइट, जो कि यूनाइटेड नेशन का टॉप ऑफिशियल माना जाता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कि कोविड-19 पेंडेमिक को मिस हैंडल करने में मतलब सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई डब्ल्यूएचओ। और इवन यूएसए ने तो क्लियरली कहा था कि डब्ल्यूएचओ जो है वो प्रो चाइना है। अब प्रो चाइना क्यों है, तो उसके चीज को समझना आप, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना जो है वो क्या है। आप चीजों को रिलेट करो, लॉजिकली चीजों को समझोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कनेक्ट करो, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। आप कितना कनेक्ट कर रहे हैं एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से। तो अभी हमने क्या देखा, न्यूज क्या है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो डब्ल्यूएचओ को पसंद नहीं कर रहा था, इसने उसकी फंडिंग भी बंद कर दी थी। बट अभी जो है वो जो बिडेन ने ये चीज कही है कि इसकी फंडिंग जो है वो रिज्यूम कर दी जाएगी। इसने मना कर दिया था, ये वो ट्रम्प जो था ना, उसने मना कर दिया। उसने बोल दिया कि अरे यार ये तो डब्ल्यूएचओ सिर्फ चाइना चाइना करता रहता है, चाइना को ज्यादा फेवर करता है। तो फिर यूएसए ने हटा दिया था कि हम इसको पैसा नहीं देंगे डब्ल्यूएचओ को। सबसे ज्यादा पैसा डब्ल्यूएचओ के पास यूएसए की तरफ से ही आता है, राइट। तो देखो चाइना के बारे में इसने क्यों कहा, क्योंकि यूएसए को पता है प्रोसेस पूरी की यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हमें चाइना देखने को मिलता है। तो बोलबाला किसका है, चाइना का भी है, क्योंकि परमानेंट मेंबर है। तो डब्ल्यूएचओ चाइना की सुनता है, तो इसलिए ये डिफरेंसेस जो है वो यूएसए और डब्ल्यूएचओ के बीच में आ गए। ये आपको कहीं पर कोई आर्टिकल नहीं बताएगा इस प्रकार की कनेक्टिविटी, इसलिए तो आप मेरा लेक्चर यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए अब आगे की बात करते हैं। बट देखो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, कई सारे स्टूडेंट, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर आपके लेक्चर में जो है वो ज्यादा व्यूज आते नहीं, इतना आप मेहनत करते रहते हो, इतनी पूरी चीज बताते हो। तो देखो गाइस, इस एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, बात को मेरी समझना बहुत गंभीरता से। लाखों लोग बैठते हैं, बट हर किसी में वो नहीं होता चीजों को कंसिस्टेंटली रखना, राइट। और मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो यूपीएससी लेवल के ही मैं आपको लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं, और वो लोग, काफी सारे लोग झेल नहीं पाते, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई इस पर्टिकुलर यूट्यूब के अंदर 30-30 मिनट 40-40 मिनट के वीडियो देखने की। मेरा भी लेक्चर आता है, नो डाउट 30 मिनट का भी आता है, कभी कभी 40 का भी आता है, बट मैक्सिमम मैं जो एक टॉपिक के ऊपर जो डेप्थ पर जाता हूं वो कहीं नहीं मिलती। तो उसी में स्टूडेंट को लगता है कि अरे यार ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, बट एक्चुअल में ये लेंदी नहीं है। दिस इज रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट। और ये अगर आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे, आप बुक्स पढ़ो ना उठा के, मैं क्या होता, आप बुक्स पढ़ो, आपको बुक्स में ही समझ में आएगा कि ये डेप्थ की आवश्यकता है, राइट। क्यों, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर उठाओ, छोड़ो, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तभी आपको आंसर जो है वो आपको सॉल्व होंगे। क्योंकि ये वनडे एग्जाम नहीं है कि एक फैक्ट याद कर लिया और हो गया। कुछ कुछ चीजें होती हैं फैक्चुअल, वही मैं आपको क्लियर करता हूं कि यार ये फैक्ट देखो, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग बनाओ। जैसे कि अभी यूएसए अगर आपसे पूछ ले, इंटरव्यू पैनल पूछ ले, आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाए, तो आप अगर इस चीज को लिंक कर दोगे ना यूनाइटेड नेशन और ये परमानेंट सीट के साथ, तो मजा आ जाएगा कि यार इस स्टूडेंट को तो पूरी चीज पता है कि ये बैकग्राउंड में जाकर चीजों को समझ रहा है। वही तो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी कॉपी में और दूसरों की कॉपी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे की बात करता हूं। तो आपको अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्यों डब्ल्यूएचओ के ऊपर दोष लगाता है। तो देखो इस स्लाइड में देखो क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यूएचओ is under pressure from US government to adopt an approach that favors interest of US pharma company। तो यूएसए प्रेशर क्रिएट कर रहा था डब्ल्यूएचओ पे कि यूएसए, क्योंकि यूएसए, अब देखो यूएसए सुपर पावर है, आप ये मान सकते हो यूएसए सुपर पावर है। आज की डेट में ये सिनेरियो थोड़ा सा यूएसए से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या कर रही है, 3 कॉन्टिनेंट्स को अपने कंट्रोल में करना चाह रही है। और यूएसए कि आप ये चीज कह सकते हो कि यूएसए का जो सुपर पावर वाली जो गद्दी है वो धीरे धीरे करके यूएसए को अब इनसिक्योरिटी आ गई कि वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है। और जब इसने देखा कि डब्ल्यूएचओ जो है वो ज्यादा चाइना को फेवर कर रहा है, राइट, तो ये बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आ गई। हालांकि यूएसए भी जो है वो परमानेंट मेंबर ही हम लोग को देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, बट आज की डेट में चाइना ने जो है वो ज्यादा अपनी एलाइज जो है वो क्रिएट कर ली है, अपनी फ्रेंडली कंट्रीज जो है वो ज्यादा इसने बना ली है, राइट, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दिखाकर यूरोप में और अफ्रीका में, राइट, इसमें सेंट्रल एशिया में, राइट। तो उससे काफी सारी कंट्री ने इसके अंडर आ गई हैं। तो इसको लेकर यूएसए को इनसिक्योरिटी है, और इसने जब देखा कि डब्ल्यूएचओ चाइना को ज्यादा फेवर कर रही है, और तो ये एक इशू जो है वो सामने आ गया, राइट, यूएसए की तरफ से। तो ये वाली चीज। और देखो डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमें देखने को मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बिल्कुल।
यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बता ही दिया कि 1945 में ये लाई गई थी। 193 इसके टोटल मेंबर है। इंडिया जो है वो चार्टर मेंबर यूनाइटेड नेशन की देखने को मिलती है, और इंडिया सभी की सभी जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी मीटिंग वगैरह होती है, उनकी समिट वगैरह होती है, तो इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करती है। यूनाइटेड नेशन के क्या क्या काम होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करना, मतलब कि सहायता करना अगर कहीं पर भी जो है वो मतलब कोई इशू आता है, किसी प्रकार का डिजास्टर हुआ, कोई ट्रबल हुआ, इमरजेंसी हुई, तो उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड करने पर भी यूनाइटेड नेशन काम करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, जो कि इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग को देखने को मिलता है। और इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना भी इसमें शामिल है, इसकी एक्टिविटीज में शामिल है। राइट। मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, आपको इस चीज को याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से। तो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेकंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, और सिक्स्थ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और फंड्स और प्रोग्राम की बात करें गाइस, तो यूनिसेफ इसके अंदर आता है, UNDP इसके अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, UN हैबिटेट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसके फंड्स और प्रोग्राम से ही है। तो देखो गाइस, अब क्या करना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन जो है गाइस ये किसके तौर पर एक्ट करता है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर एक्ट करता है जिसमें काफी सारी कंट्री हमें देखने को मिल रही हैं। तो इफेक्टिव तरीके से इसे अपनी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस और इफेक्टिव बनानी है। जैसे कि आज का जो सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है, राइट। पहले का जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड जो था वो कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाया जाए, राइट। इसके अंदर चेंजेस लाए जाए, इसकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी, यानी कि उनके लिए भी स्पष्ट, जो अभी हमने देखा ना कि इसमें चैलेंजेस हम लोग को, कमियां हम लोग को क्या देखने को मिल रही है कि इसका जो चार्टर है वो अस्पष्ट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक नहीं देखने को मिलता है, मतलब इसे वेग कहा जाता है, राइट, कि वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, और इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उसमें क्लैरिटी लाई जाए उनके अधिकार में, या फिर अगर वो कुछ मेजर डिसीजन को रोल आउट कर देते हैं कई बार अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण, तो कुछ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास भी पावर होनी चाहिए कि वो डिसीजन को रोल आउट ना कर सके, क्योंकि अल्टीमेट बॉडी जो है, मेन बॉडी जो होनी चाहिए वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होनी चाहिए, राइट। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो है वो जिम्मा सौंपा है, बट इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो काफी सारे मेजर डिसीजन को रोल आउट कर देते हैं, यानी कि आने ही नहीं देते, राइट। तो ये एक चीज है, तो उसमें इंडिया की एंट्री भी करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक मेजर प्लेयर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और चाइना के कारण ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। और पावर जो है गाइस करंट सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की, बेटर वर्ल्ड और बेटर फ्यूचर बनाने की, राइट, जो कि सभी के लिए हो, और ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब एक कॉमन एजेंडा हमें देखने को मिलेगा जो कि ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करेगा, इस प्लैनेट के अंदर चीजों को रिजॉल्व करेगा, राइट। और ये तब पॉसिबल होगा जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जो है वो एक अच्छी पावर जो है वो दी जाएगी, रेदर देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि टॉप मोस्ट में बात होती है सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की, मेन बोलबाला सिर्फ उसी का हम लोग को देखने को मिलता है, और उसके परमानेंट मेंबर्स जो है वो वही चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मेजर डिसीजन जो है वो लेने नहीं दे पाते कई बार, राइट, रोल आउट करवा देते। तो ये पॉइंट्स आपके मेंस में बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। आई नो कि मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि डिमांड थी और जरूरत है आज की डेट में। तो और ये टॉपिक यूनाइटेड नेशन, इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं ना, ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, और पीएससी इंटरेस्टेड होती है, यूपीएससी पीएससी। अब आगे की बात करते हैं, अब पेपर 3 के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। देखो आप ये कछुआ देख रहे हो, ये है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ब्लैक सॉफ्ट शेल कछुआ। अब फ्रेश वाटर स्पीसीज है ये, मीठे पानी में पाए जाने वाला स्पीसीज है, प्रजाति है, इस प्रकार का दिखाई देता है ये, राइट। और इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इन्होंने इनकी 2021 में इस टर्टल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त की कैटेगरी में जो है वो रखा है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये लीगल प्रोटेक्शन इनको हासिल नहीं है, राइट। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो नदी जो हमें देखने को मिलती है असम के अंदर, वहां पर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल जो है वो अभी दिखाई दिए थे, अभी कुछ समय पहले ये दिखाई दिए थे। और जब तक ये अभी नहीं दिखे थे ब्रह्मपुत्र नदी में, तब तक माना जा रहा था कि ये वाइल्ड में एक्सटेंड हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं वन्य रूप से। तो ये चीज जो है वो सोची जा रही थी, बट अब जो है वो हो गया है कि मिले हैं ये, राइट, ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ दिखाई दिए हैं। और इंडिया के अंदर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ मंदिरों के कुंड में ही सिर्फ ये हम लोग को दिखाई देते हैं, या फिर बांग्लादेश के अंदर ये हम लोग को दिखाई देते हैं, ये कछुए। और देखिए ये कछुआ टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो असम में हम लोग को एक
हयग्रीव माधव मंदिर समिति देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि हयग्रीव माधव मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो आसाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इन्होंने हरित क्षेत्र में काम करने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आसाम राज्य चिड़ियाघर सह बॉटनिकल गार्डन, आसाम स्टेट जू कम बॉटनिकल गार्डन जो है, और कामरूप जिला प्रशासन, राइट, कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके साथ मीठे पानी के दुर्लभ ब्लैक सॉफ्ट शेल कछुए, इनका साइंटिफिक नेम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, निल्सोनिया निग्रिकन्स, क्योंकि कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज वाले साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, राइट। तो ये जो कछुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, सॉफ्ट शेल टर्टल फ्रेश वाटर का, तो इसके दीर्घकालिक संरक्षण यानी कि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आसाम का ये मंदिर की जो कमेटी है, इन्होंने जो है वो मतलब आसाम स्टेट जू कम बॉटनिकल गार्डन और कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU जो है वो साइन किया है, जिसके तहत इन कछुओं को जो है वो लॉन्ग टर्म तक कंजर्व किया जा सके, लंबे समय तक बचाया जा सके। अब गेन ऑफ फुल फंक्शन रिसर्च, ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये होता क्या है। तो आपको बता दें ये जो टर्म है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, ये रिसेंटली काफी डिबेट में आ गया है। और किस चीज को लेकर डिबेट में है, तो कोविड-19 पैंडेमिक के ओरिजिन को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि और ये चीज तो स्टार्टिंग से ही है कि चाइना ने लैब में जो है वो इस वायरस को बनाया है, तो उसी की पुष्टि कर रहा है अभी ये टर्म, जिसे हम बोलेंगे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, बहुत ध्यान से अब इस चीज को सुनना, कई बार यूपीएससी जो है वो आपसे टर्म उठाकर पूछ लेती है कि बताओ ये क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो गेन ऑफ फंक्शन जो है गाइस, ये फील्ड है रिसर्च की, जो कि किसके ऊपर फोकस करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जनरेशन को, राइट, ग्रो करती है, ग्रोइंग जनरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंडीशन दैट कॉजेज म्यूटेशन इन अ वायरस। आसान शब्दों में, लैब के अंदर साइंटिस्ट रिसर्चर जब एक मतलब एक कंडीशन के अंदर, मतलब कि अंडर कंडीशन यानी कि एक ऐसी कंडीशन के अंदर, एक ऐसे एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं और कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाई जाती है, जिसके चलते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजन है, वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह, जो ग्रो करे और तेजी से बढ़े, राइट, ये चीज करवाई जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट जो होता है, इसे गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे ही गेन ऑफ फंक्शन सुनो, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो वायरस वगैरह के ऊपर, पैथोजेंस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करते हैं, राइट। और ये रिसर्च जो होती है, इसमें क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़े, यानी कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स उसमें शामिल करते हैं जिससे कि वो बढ़े, इंक्रीज हो, राइट, इसका म्यूटेशन ज्यादा से ज्यादा हो, तो इस पर ये काम करते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसी बेवकूफी है, इस प्रकार से काम किया जा रहा है, इससे फिर तो बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। तो नुकसान तो एक हुआ है आज की डेट में, जैसे कि अगर हम बात करें कंट्रोवर्सी की, तो यही हो रही है कि कोरोना वायरस जो बना है वो लैब में ही बना है, चाइना की वुहान में, राइट, क्योंकि वहीं पर ही हम लोग को एक वायरोलॉजी की लैब देखने को मिलती है। अब बात को आप समझना कि साइंटिस्ट रिसर्चर ऐसा करते क्यों हैं। तो देखो, अब देखो, हम जैसे ह्यूमंस हैं, पहले जो है वो हम बंदर हुआ करते थे, पूंछ हुआ करती थी हमारी, अब फिर आज की डेट में मॉडर्न ह्यूमन हम देखने को मिल रहे हैं। अब एक वायरस है, वो भी समय के अनुसार जो है वो चेंज होगा। तो क्या किया जाता है कि वो समय के अनुसार जो चेंज होगा, तो उसके चेंज होने का जो समय है, जो सालों सालों बाद आएगा, हजारों सालों बाद भी हो सकता है आएगा, तो उससे ये फास्ट कर देते हैं लैब के अंदर, जिससे कि ये पता लगा सके कि ये किस टाइप का होगा आने वाले समय में, और इसे कंट्रोल करने के लिए कैसी वैक्सीन जो है वो तैयार की जा सकती है। तो कुल मिलाकर साइंटिस्ट का मेन फोकस होता है वैक्सीन को तैयार करने में, ह्यूमन को बचाने में। तो इसलिए इसे गेन ऑफ फंक्शन कहा जाता है कि कुछ ऐसी रिसर्च होती है लैब के अंदर जिसमें वायरस जब बढ़ता है, राइट, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेक की जाती है, और उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर, उसके फीचर को देखकर वैक्सीन तैयार की जाती है, उससे वैक्सीन बनाने में फिर मदद मिलती है। और कई बार हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे गंभीर जो वायरस वगैरह जो होते हैं ना, उसका म्यूटेशन करवा दिया जाता है, जिससे वो बहुत गंभीर हो जाए, और फिर उन्हें इनएक्टिव करके, मतलब प्रिजर्व करके रख दिया जाता है कि कल को अगर कोई आपदा आती है तो ऐसी वैक्सीन दे दी जाए जिससे कि ह्यूमन जो है वो इम्यून रहे, राइट, यानी कि प्रोटेक्टेड रहे। तो ऐसी हर चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि दे इन्वॉल्व मैन्युपुलेटिंग पैथोजन को मैन्युपुलेट करते हैं इस तरीके से कि उन्हें एडवांटेज मिल सके, राइट, और इसमें उसकी ट्रांसमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट अलाउ करते हैं साइंटिस्ट को, चीज को समझना, ऐसे एक्सपेरिमेंट अलाउ करते हैं साइंटिस्ट को कि साइंटिस्ट बेटर प्रिडिक्ट कर सकें कि किस प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो आने वाले समय में
उभर सकती है और उससे रिलेटेड ये वैक्सीन बना सके और उपचार जो है वो विकसित कर सके, राइट, थेरापेटिक्स जो है वो तैयार कर सके। बात को समझे आपकी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है। अब आगे की चर्चा करते हैं ये होता कैसे है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ऑल्टर किया जाता है ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर, मतलब कि उसकी ऑल्टरिंग होती है उसके जीन की, उसका जो जीन होता है ना तो उसको ऑल्टर किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। अब ये चेंजेस कैसे लाए जाएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू चेंजेस लाए जाएंगे, राइट। इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है म्यूटेशन को पैथोजन के अंदर जिससे कि वो ग्रो करे, बढ़े, राइट। उसकी स्टडी की जाती है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को, यानी कि कैसे वो बढ़ रहा है, राइट, कितना वो स्ट्रांग हो रहा है, कैसे वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो वो पूरे फैक्टर जो है वो स्टडी किए जाते हैं और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है वायरस की, जैसे मैंने भी आपको समझा दिया। और अलाउ किया जाता है वायरस जो है वो ग्रो करे अलग अलग मीडियम में, और इस टेक्निक को सीरियल पैसेज बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सीरियल पैसेज क्या है, ये ऐसी टेक्निक है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वायरस को अलग अलग मीडियम में ग्रो करते हुए देखा जाता है और फिर उसको देखने के बाद उसके फीचर को ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट रिसर्चर उसको नोट डाउन करते हैं और उस पर फिर वैक्सीन बनाते हैं, राइट। बात को समझे आप। और इशू जो है वो इस रिसर्च से रिलेटेड हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, जिसमें काफी सारे पैथोजन माइक्रोब जो है वो काफी डेडली बन सकते हैं और काफी ट्रांसमिसिबल हो सकते हैं, यानी कि तेजी से फैलने वाले हो सकते हैं, संक्रमक बन सकते हैं, और जो कि अभी कोरोना वायरस के केस में हुआ ही है। और इसी चीज को, यानी कि जब जो हम लोग फायदे के लिए जो चीज सोचते हैं और वो नुकसान में बदल जाती है, तो उसी चीज को लॉस ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। यहां पर क्या है, गेन ऑफ फंक्शन, यानी कि फायदा हो रहा है इस फंक्शन के थ्रू, इस रिसर्च के थ्रू, और ये लॉस ऑफ फंक्शन रिसर्च मतलब कि अब इससे नुकसान हो गया क्योंकि वायरस है वो खतरनाक बन गया गलती से, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। और इसके अंदर इनएक्टिवेट कर दिया जाता है म्यूटेशन को, जिसके कारण से हम लोग को ओरिजिनल फंक्शन जो होता है उसमें लॉसेस भी हो जाते हैं कई बार। जैसे कि कोई वायरस है, राइट, उसके जीन को इस प्रकार से चेंज कर दिया कि वो बेचारा इनएक्टिव हो गया, वो खत्म ही हो गया, राइट। तो वो उसका जो ओरिजिन है वही खत्म हो गया और पैथोजन का कोई फंक्शन नहीं बचा। तो ये सब चीजें भी, और दूसरे एक डेडली चीजें हम लोग को ये भी देखने को मिलती है कि वो काफी खतरनाक हो गया, काफी डेडली हो गया। तो ये लॉस ऑफ फंक्शनल रिसर्च हमें देखने को मिल रही है। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी रिस्क जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे ड्यूअल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है, ड्यूअल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न, क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं काफी सारे बायो सेफ्टी बायो सिक्योरिटी रिस्क। और सीरियल पैसेजिंग के अंदर अलाउ किया जाता है पैथोजन को कि पैथोजन ग्रो करे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, जैसे मैंने भी आपको बताया अलग अलग मीडियम में ग्रो करा जाता है और क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर साइंटिस्ट रिसर्चर उससे रिलेटेड वैक्सीन बनाते हैं। अब कोविड-19 से क्यों इसको जोड़ा जा रहा है, तो डिस्कशन गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का वापस से फोकस में आ गया। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आर्ग्यू कर रही है कि पॉसिबिलिटी है कि वायरस जो है वो एक्सीडेंटली लीक हो गया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, राइट। और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वहीं पर ही एक वायरोलॉजी हमें देखने को मिलती है जहां पर इस प्रकार के वायरस की स्टडी होती है, जहां पर ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च होते हैं। तो हो सकता है कि वहां से कुछ गलती हुई हो और लीक हो गया, वो गिर गया हो, जैसे कि खबरें आई हैं कि वहीं से ही साइंटिस्ट रिसर्चर से गलती से ये वायरस जो है वो लीक हो गया और वो एनवायरमेंट पे रिलीज हो गया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली है और साइंटिस्ट ने पहले भी इस चीज के बारे में, इस पॉसिबिलिटी के बारे में बताया था, वायरस की जेनेटिक इंजीनियर्ड के बारे में। कुछ साइंटिस्ट जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वैक्सीन बना रहे थे, कोडिंग कर रहे थे इसकी, तो उनका भी कहना था कि यार ये वायरस जो है वो ये नेचुरली उत्पन्न नहीं हुआ है, आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू से उत्पन्न किया है, राइट। और कहा जा रहा है कि सीरियल पैसेजिंग जो है इसने वायरस का इवोल्यूशन किया, यानी कि साइंटिस्ट रिसर्चर ने अलग अलग मीडियम में इसको ग्रो करवाया वायरस को और ये इस प्रकार से ग्रो हो गया कि ये डेडली बन गया, राइट। तो ये सब आशंकाएं भी जो है वो सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, आप लोग को क्या ओपिनियन आप जरूर बताइए, मुझे तो पर्सनली लगता है कि चाइना की सोची समझी साजिश है। क्योंकि आप खुद देखो ना कि पूरी दुनिया जिस समय लॉसेस में जा रही थी उस समय चाइना ने कमाई करी अपने पीपीई किट के थ्रू और उसने काफी महीने पहले ही हॉस्पिटल बना लिया था। सबसे पहले चाइना को ही पता लगा कि आइसोलेशन किस प्रकार से करना है इस वायरस से बचने के लिए, तो पूरी टेक्निक्स ये रेडी थी चाइना के पास। तो कहीं ना कहीं उसकी सोची समझी साजिश भी होती है। और दूसरी एक बार अगर आंकड़ों को अगर देखें पूरे दुनिया भर में, तो चाइना की जो एनिमी कंट्री थी, राइट, और है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है, सबसे ज्यादा। और चाइना में ये वायरस ज्यादा फैला नहीं, हालांकि चाइना की रिपोर्ट जो है वो कई बार गलत भी आती है, वो खुद ब खुद खुलता नहीं है, छुपा के रखता है अपने आप को, अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डेटा को। और ये इसकी आज की वो नहीं है, जैसे होता है ना कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे बोलते हैं ना कुत्ते की दुम आप कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो सीधी होती नहीं है। तो ये उसकी एक प्रकार से उसका ट्रेट है चाइना का। क्योंकि आप देखो ना पहले भी प्रिंटिंग प्रेस चाइना के अंदर ही था, काफी समय से उसने छुपा के रखा था। सिल्क रूट जब शुरू हुआ तब हमें देखने को मिला कि वहां से ये टेक्नोलॉजी बाहर निकली,
राइट, प्रिंटिंग प्रेस की छुपा के रखा था इसने प्रिंटिंग प्रेस को कितने सालों तक, कितने सदियों तक आप कह सकते हो। तो उसकी हरकत है, अपने बारे में कुछ ज्यादा बताता नहीं है, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में इसका जो रुख हम लोग को देखने को मिल रहा है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, जो इसकी एनिमी कंट्री है, राइट, तो वो थोड़ा गलत टाइप का है और कहीं ना कहीं कहा यह भी जाता है कि एक प्रकार का बायो वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर इस प्रकार की चीज को कैसे हम लोग रेगुलेट करते हैं, यानी कि ये जो रिसर्च हो रही है ना, ये हमने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की बात करी, तो इंडिया के अंदर कैसे ये रेगुलेट होती है। तो जितनी भी एक्टिविटी होती है इस प्रकार से जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल से रिलेटेड और जो हजार्डरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे मैन्युफैक्चर यूज, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चर यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स 1989 के तहत जो है वो रखा जाता है, राइट। और 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गाइडलाइन जारी करी और एस्टैब्लिश किया एक कंटेनमेंट फैसिलिटी को, जिसे बायो सेफ्टी लैब कहा जा रहा है। मतलब कि कहा जा रहा है कि ऐसी लैब्स जो है वो तैयार की गई जो लैब फुली इक्विप्ड है कि वहां से वायरस जो है वो बाहर लीक ना हो, और प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई है, ऑपरेशनल गाइडलाइन की, जो भी साइंटिस्ट रिसर्चर इस पर काम करते हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया हुआ है कि कैसे जो है वो इन्हें बायो सेफ्टी और बायो हजार्डस को जो है वो ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे रिलेटेड आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और आज के समय में ये सब जो वायरस वगैरह जो हुआ, पूरी दुनिया भर में आपदा हुई, तो उससे हर एक चीज, हर एक टर्म इससे रिलेटेड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। थिएटर कमांड, गाइस आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा पिछला लेक्चर तो आप चले जाओ, मैं आपको बता देता हूं। 22 जून के लेक्चर में चले आना, राइट। अभी रीसेंट पास्ट में ही हमने कवर किया है 20 मिनट 1 सेकंड पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको इंडेक्स वैसे तो मिल जाएगा। 20 मिनट 1 सेकंड पे ये टॉपिक आपको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। वैसे ना भी देखना चाहे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे ही दूंगा। अभी बैकग्राउंड के बारे में अभी समझाऊंगा तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी। तो चलो आगे की चर्चा करते हैं इस टॉपिक की। तो थिएटर कमांड जो है गाइस, ये थिएटर कमांड जिस पर हमने चर्चा करी, तो इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इससे संबंधित जितने भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसे सुलझाने के लिए, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता में, चेयर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमें देखने को मिल रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित जो है वो करने वाले हैं। तो कहा जा रहा है कि थिएटर कमांड से रिलेटेड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से रिलेटेड जो इशू सामने आ रहे हैं, तो उस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो एक सीडीएस जो है वो एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और इस मीटिंग में थिएटर कमांड की संरचना, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इससे संबंधित जितने भी विषय हैं, उस पर जो मतभेद जो हम लोग को सामने देखने को मिल रहे हैं, जो डिफरेंसेस सामने देखने को मिल रहे हैं, उसको दूर किया जाएगा इस मीटिंग के दौरान, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में है क्या। तो सशस्त्र बल जो है हमारे, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी सेना है, हमारी इंडियन एयर फोर्स है, हमारी वायु सेना है और हमारी नौसेना, नेवल फोर्स जो है हमारी, तो इनकी युद्धक संरचना मतलब कि फाइटिंग स्ट्रक्चर, इसको थिएटर कमांड में पुनर्गठित, रीऑर्गेनाइज जो है वो किया जा रहा है। मतलब कि तीनों को एक साथ रखा जा रहा है। आसान शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे कि हमारी आर्मी को अलग वेपन्स दिए जाते हैं, इंडियन एयर फोर्स को अलग वेपन दिए जाते हैं, इंडियन नेवल फोर्स को अलग वेपन दिए जाते हैं, कि नहीं? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्या किया जा रहा है, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा जा रहा है और एक बॉडी होगी, एक सिंगल हेड होंगे जो कि क्या करेंगे, इन तीनों को कमांड करेंगे, इनके रिसोर्सेज से रिलेटेड वो तीनों पर काम करेंगे। जैसे कि इंडियन आर्मी के पास कोई वेपन है तो वक्त आने पर इंडियन एयरफोर्स यूज कर सकती है, इंडियन एयरफोर्स के जो रिसोर्सेज हैं, राइट, तो उसको इंडियन नेवल फोर्स भी उपयोग कर सकती है, और ये मिलकर तीनों जो है वो मिलकर ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो कुछ वीक एरियाज आज की डेट में उत्पन्न हो गए, जैसे कि इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, तो सॉरी वॉर कह रहा हूं, बॉर्डर, राइट, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, तो वो जो वीक एरियाज कुछ हैं, तो वहां पर कहा जा रहा है कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है वो स्टैब्लिश किया जाए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो आपको भी एक आइडिया लग गया। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में क्या है कि हम लोग अपनी फोर्सेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तीनों फोर्सेस को एक साथ रख रहे हैं, और जिससे कि एक साथ तीनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट करें, और एक ही बॉडी के अंदर एक ही बॉडी जो है वो तीनों को कमांड देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान से सुनना। तीनों बलों, तीनों जो फोर्सेस हैं, इसके संसाधनों, जिसमें मैंने आपको अभी समझा दिया रिसोर्सेस, इसको एक कमांडर के अधीन करना है। तो मेन फोकस यही है कि एक कमांडर के अधीन, एक कमांडर के अंडर तीनों जो फोर्सेस हैं हमारी, उनके जितने भी रिसोर्सेज ये यूज करती हैं, तो वो एक कमांडर के अंडर होंगे।
और कमांडर अपनी थिएटर कमांड के अधीन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये कमांडर रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने पूरे एक्ट्स के लिए और कलेक्टिव एक्ट्स के लिए, यानी कि तीनों फोर्सेस के एक्ट के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं। और वर्तमान में तीनों सशस्त्र बलों यानी कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं, इनको 17 कमांडर कार्यरत हैं इनमें, यानी कि टोटल 17 कमांडर है। हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 7 है टोटल, तो 7 कितने हो गए, 14 हो गए, और उसमें टोटल कितने 17 है, तो बचे तीन किनको दे दिए, नौसेना को, इंडियन नेवल फोर्स को। तो अभी टोटल हमारे पास 17 कमांडर है जो कि ऑपरेट करते हैं ये तीनों फोर्सेस को। और कहा जा रहा है कि अब एक कमांडर होना चाहिए जो कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का काम करे, यानी कि कुछ ऐसे एरिया जहां पर तीनों फोर्सेस की आवश्यकता हो एट अ टाइम, तो उसके लिए एक कमांडर को अपॉइंट करने की बात की जा रही है। राइट, अभी ये चर्चाएं चल रही हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये वाली चीज आपको एक आइडिया रखनी है। जब पूरी तरह से सामने आ जाएंगी चीजें तब हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो इसी पर ये अभी डिस्कशन चल रहा है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 1999 में, ध्यान से सुनना, 1999 में कारगिल समीक्षा समिति को इसका गठन हुआ था। राइट, कारगिल रिव्यू कमेटी, आपको पता होना चाहिए कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने ही सजेस्ट किया था सरकार को कि एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए। राइट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सरकार के एकल बिंदु सैन्य सलाहकार, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होंगे। ये 1999 में ही जो है वो घोषित कर दिया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे जो एट प्रेजेंट जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनका क्या नाम है? इनका नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो इनके लिए 4 सितारा जनरल, तो ये भी ध्यान में रखना कि सीडीएस कौन होंगे, तो 4 स्टार जनरल होने वाले हैं। जो 4 स्टार जनरल होंगे वो ही सीडीएस होंगे। और सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमिटी या फिर चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के स्थायी अध्यक्ष होंगे। तो परमानेंट चेयरमैन होंगे सीडीएस, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के। राइट, इसके रूप में कार्य करेंगे। और इस कमिटी में 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल होंगे। अब देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी का अलग हम लोग को जनरल देखने को मिलते हैं, इंडियन एयरफोर्स के अलग जनरल देखने को मिलते हैं, और इंडियन नेवल फोर्स के अलग जनरल है। तो अभी यहां पर बताया जा रहा है कि एक सीडीएस की पोस्ट हमने रख दी है जो कि तीनों के टॉप पर है, यानी कि एक सिंगल बॉडी जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मुद्दा होता है तो सेपरेटली तीनों के पास जो है वो जाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही बॉडी जो होगी वो तीनों को कंट्रोल करने का काम करेगी, या तीनों को मैनेज करने का आप कह सकते हो काम करेगी, जिससे कि क्या होगा, और जल्दी जो है वो कार्रवाई की जा सकेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार हम देखते हैं कि काफी सारी चीजों में बहुत डिले हो जाता है। एक तो कम्युनिकेशन में बहुत डिले हो जाता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर रचना है तो तीनों फोर्सेस के साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो बड़ी जो है वो प्रक्रिया में देरी हो जाती है। तो एक सिंगल बॉडी होगी जो कि तीनों के ऊपर रहेगी। राइट, तो ये वाली चीज सीडीएस की हमें देखने को मिलती है। सिंपल सी एक ये बस आप अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखो। और देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो मुख्य कार्य है, यानी कि मेन रोल जो होगा वो क्या हम लोग को देखने को मिलता है, तो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस जो है तीनों की तीनों, वैसे तो हमारी टोटल 4 आर्म फोर्सेज हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी जो है वो हमारी आर्म फोर्सेज है, बट इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें 3 ही आर्म फोर्सेज की यहां पर बात हो रही है। तो इसके मध्य अधिक से अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना, वही चीज मैंने आपको बताया कि तीनों के बीच में एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। राइट, और अंतर सेवा संघर्ष जो हम लोग को इंटर सर्विस फ्रिक्शन जो देखने को मिलता है, इसको न्यूनतम करना। जैसे कि अगर तीनों बॉडी जो है वो ऑपरेट करना चाह रही है, इनका ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें डिले ना हो किसी प्रकार का कम्युनिकेशन में या किसी प्रकार से ऑर्डर देने में। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पोस्ट है, इस पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त होते हैं, राइट, जो ऑफिसर नियुक्त होते हैं, तो जब ये रिटायर होंगे तो उसके बाद उनको किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको किसी भी पोस्ट में जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। राइट, दूसरी बात, 5 सालों के बाद, जैसे ये रिटायर होते हैं उसके 5 सालों के बाद ये किसी भी इवन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, निजी रोजगार जो है, इसमें भी इनको अनुमति नहीं दी गई है शुरू करने की। और 5 साल के बाद ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट सरकारी पोस्ट में इनको अलॉट नहीं किया जाएगा। और इनकी भूमिकाएं और इनके कार्यों की बात करेंगे तो सीडीएस सरकार को सिंगल पॉइंट सैन्य सलाह प्रदान करेगा। और इवन इसमें यह भी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक ऑर्डर पास करना है तो ऊपर से नीचे तक ऑर्डर आ रहा है, बट नीचे की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स या नेवल फोर्स की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो सिंगल अथॉरिटी को दी जाएगी, और सिंगल अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे। राइट, अभी क्या हो रहा था कि अलग अलग के जनरल जो है वो कॉन्टैक्ट करते थे, तो अभी सीडीएस जो है वो क्लियर बना दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि एक सिंगल बॉडी जो कि तीनों की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने का भी काम करेगी, जो डिमांड है, राइट, उसको ऊपर तक पहुंचाने का काम करेगी, और ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं
उसको तीनों के बीच में मैनेज करने का काम करेगी। तो ये चीज है जिससे कि सही डिसीजन, जल्दी डिसीजन जो है वो लिए जा सकेंगे। और सशस्त्र बलों के मध्य योजना बढ़ाने, वो चीज मैंने आपको बताई कि इनकी जो प्लानिंग वगैरह जो है तो उसको बढ़ाने में, खरीद करने मतलब कि अगर इनको कुछ चीज प्रोक्योर करनी है, कोई डिमांड है, उनकी नीड्स है तो उसके लिए, और रसद के संबंध यानी कि लॉजिस्टिक के संबंध में तालमेल स्थापित करेगा। तो ये मैनेजमेंट के लिए हम लोग को सीडीएस अथॉरिटी देखने को मिलती है, ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो। और थिएटर कमांड जो है इसके गठन के माध्यम से स्थल वायु समुद्र कार्यवाहियों का समेकन सुनिश्चित करेगा। तो ये इंश्योर करेंगे सीडीएस कि लैंड, एयर और सी ऑपरेशन जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड तरीके से हो। तो इनका काम होगा सीडीएस का ये चीज इंश्योर करने का, और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर का काम होगा तीनों को एक साथ रखने का। तो अब देखो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर के ऊपर ही होंगे सीडीएस, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को क्लियर रखना है कि सीडीएस टॉप मोस्ट अथॉरिटी हम लोग को मिलिट्री सर्विस के अंदर देखने को मिल रही है, टॉप मोस्ट। और सीडीएस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परमाणु कमान प्राधिकरण पीएम लेड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष और साइबर स्पेस जैसे नए युद्ध क्षेत्रों को संभालने के लिए भी त्रिसेवा संगठनों की कमान का नेतृत्व भी करेंगे ये, राइट। यानी कि जो हमारी जो नए वॉरफेयर डोमेन्स है स्पेस और साइबर स्पेस के, तो उस पर भी ये मेन अथॉरिटी के तौर पर काम करेंगे, राइट। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। और रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो है, इनके प्रधान सैन्य सलाहकार, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसके बारे में आपको बता ही दिया, उसके परमानेंट चेयरमैन के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, कार्य करते हैं। और रक्षा अधिकरण परिषद मतलब कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और रक्षा योजना समिति, डिफेंस प्लानिंग कमेटी, इसके भी ये सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर भी और सीडीएस को लेकर भी। अब गाइस देखो बात करते हैं जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक के बारे में। 23rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है, राइट। और इसके बारे में हम लोग कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। पहली मीटिंग ये हुई है 2021 और 22 की अभी रिसेंटली। आखिरी मीटिंग अक्टूबर 2020 में हुई थी। उसके बाद ये अभी मीटिंग जीएसटी काउंसिल की देखने को मिली। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये एक संवैधानिक हम लोग को बॉडी देखने को मिलती है, संवैधानिक निकाय है ये। और किस आर्टिकल के अंदर आती है जीएसटी काउंसिल? आर्टिकल 279A आपको क्लियरली याद रहना है, राइट। और ये रिकमेंड करती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि जितने भी मामले जीएसटी से रिलेटेड आते हैं तो उस मामले के बारे में रिकमेंडेशन देती है ये। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और भी काफी सारे मेंबर इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं इस काउंसिल में। यूनियन स्टेट मिनिस्टर रेवेन्यू या फाइनेंस के हम लोग को नजर आते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज फाइनेंस या फिर टैक्सेशन के सभी स्टेट्स के इसके अंदर मौजूद होते हैं। और सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं। तो आप कह सकते हो कि ये बॉडी जो है वो फेडरल बॉडी के तौर पर काम करती है, संघीय निकाय के तौर पर काम करती है, फेडरल बॉडी के तौर पर, क्योंकि दोनों ही सेंटर और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब एडहॉक एग्जेम्पशन, अभी एडहॉक का मतलब जब भी एडहॉक यूज किया जाए ना तो इसका मतलब होता है टेम्पररी। तो टेम्पररी बेसिस पर हमें देखने को मिल रहा है कि कोविड रिलेटेड चीजें जो है, इक्विपमेंट जो है, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि कुछ आइटम्स जो होंगे जो इंपोर्ट किए जाएंगे स्पेशली कोरोना वायरस में रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, तो उन्हें जीएसटी से हटा दिया गया, मतलब कि उस पर टैक्सेस नहीं लगेगा उन आइटम्स के ऊपर, उन गुड्स के ऊपर। एग्जेम्पशन एक्सटेंड किया गया है अगस्त 2021 तक। जितने भी रिलीफ वाले आइटम है, जितने भी राहत प्रोवाइड कराने वाले जो आइटम हम लोग को देखने को मिलते हैं, राहत सामग्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि इंपोर्ट करवाई जाती है, तो उस पर कहा जा रहा है कि अब जो है वो उस पर छूट दे दी गई है, राइट, जब तक राज्य सरकारों को दान के स्वरूप में ना दे दी गई हो। मतलब कि अगर कोई आइटम, कोई गुड जो है वो राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो डोनेशन के तौर पर दिया जाएगा, तब तक जो है वो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर राज्य सरकार को डोनेट किया जा रहा है तो। बट अगर यूज में लिया जा रहा है कॉमर्स पर्पस के लिए, यानी कि कमाने के लिए यूज में लिया जाएगा तो डेफिनेटली उस पर टैक्स लगेगा। बट अगर राहत प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए किया जाएगा तो नहीं लगेगा। तो ये क्लियरिटी आप रखो। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जा रहा है कोविड के समय पर, किस पर्पस के लिए? कोविड रिलीफ, यानी कि आइटम्स भी इसमें स्पेसिफाई किए हुए हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच आइटम्स। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कोविड-19 के लिए जो लिस्टेड है, जो आइटम्स है जो कोविड-19 में राहत प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, जैसे कि पीपीई हो गया, पीपीई किट हो गया, आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो मेडिसिन वगैरह कुछ हमें देखने को मिल रही है। आज की डेट में ब्लैक फंगस जो है वो, जैसे कि इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए जो मेडिसिन आती है एम्फो
टेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी करके एक मेडिसिन आती है, तो ये अगर इंपोर्ट की जा रही है तो इसे भी एग्जम्पशन लिस्ट में शामिल किया गया है, राइट, कि इसको भी टैक्स फ्री किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कोविड के समय पर राहत प्रोवाइड कराने के लिए जितना भी इंपोर्ट हो रहा है, और वो अगर इंपोर्ट डोनेशन के पर्पस के लिए किया जा रहा है, राहत प्रोवाइड करने के पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो टैक्स फ्री है। बट वो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए किया जा रहा है, उसको कमाने के लिए, रीसेल करने के लिए किया जा रहा है, तो फिर उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, राइट। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी जो है वो सेटअप की जानी है, जो कि फर्दर कौन सी मतलब कोविड 19 रिलीफ में किन किन आइटम्स को इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है, राइट, और किस प्रकार से एग्जेम्पशन को और जो है वो एक्सटेंड करना है, तो वो डिसाइड करेगी अभी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी, राइट। और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये रिकमेंड की गई है किस पर्पस के लिए, जो लेट फीस होती है, यानी कि जो टैक्स पेयर होते हैं जो अपना जीएसटी टाइम पर नहीं भरते, तो उनके ऊपर जो फीस लगती है, लेट फी लगती है, उसे रिड्यूस किया जा रहा है। टैक्स पेयर अपना पेंडिंग रिटर्न जो है, यानी कि उनका जो बकाया रिटर्न जो है, उसको फाइल कर सकते हैं और बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। उनके ऊपर लेट फी जो है वो ज्यादा नहीं लगेगी। उनको राहत प्रोवाइड की जा रही है, स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर्स को, और जो कि 89% जीएसटी प्लेयर्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में 89% हम लोग को स्मॉल जीएसटी प्लेयर नजर आते हैं। और लेट फीस जो है वो रैशनलाइज की जा रही है, मैक्सिमम अमाउंट लेट फी का जो है वो कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, और इसे फ्यूचर टैक्स पीरियड में लागू कर दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिलीफ जो है वो स्मॉल जीएसटी टैक्स पेयर्स को ये प्रोवाइड की जा रही है इसके तहत। अब देखो, जीएसटी मुआवजा उपकर की बात करें, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस, यानी कि ये राज्यों का बकाया है, स्टेट का ड्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सेम फॉर्मूला जो 2020 में उपयोग में लिया गया था, तो इस साल 2021 में भी लागू किया जा रहा है। और रफ एस्टीमेट जो है वो ये है कि सेंटर जो है वो बोरो करेगी 1.58 लाख करोड़ रुपीस, राइट, और ये पास ऑन किया जाएगा राज्यों को बैक टू बैक लोन्स के तौर पर, राइट, राज्यों को राहत प्रोवाइड कराने के लिए। और देखिए, एक स्पेशल सेशन जीएसटी काउंसिल का होने वाला है, यहां पर डिस्कशन होगा कि किस प्रकार से कंपनसेशन को पे करना है 2022 के बाद भी राज्यों को, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 सालों के लिए था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, और ये 2022 में खत्म होने की इसकी बात थी। तो अब कहा जा रहा है कि इसको 2022 के बाद भी स्टेट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एडवांस पेमेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 4500 करोड़ रुपए पे किए गए हैं 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस पेमेंट के तौर पर। और कंट्री जो है वो एंगेज कर रही है, यानी कि वार्ता कर रही है, बातचीत कर रही है सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स के साथ, स्पेशली जापान और यूरोप से वैक्सीन के लिए। और एनुअल रिटर्न फाइलिंग पर यहाँ पर मीटिंग में क्या बात हुई, तो इसको सिंप्लीफाई करने की बात हुई। इसमें बताया जा रहा है कि अमेंड किया जा रहा है जीएसटी एक्ट 2017 को, और सेल्फ सर्टिफिकेशन को अलाउ किया जा रहा है। मतलब कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का थोड़ा बिजनेस जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब हर एक इंडिविजुअल को जो है वो सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा सर्टिफिकेशन के लिए। वो सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स के लिए, यानी कि जब वो फाइल करेंगे अपने एनुअल रिटर्न को, तो सीए के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। बट उसके अंदर भी एक कंडीशन है, ये सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए बताया जा रहा है। और एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो है वो कंटिन्यू की जाएगी ऑप्शनल के तौर पर 2020 और 21 के लिए। स्मॉल टैक्स पेयर को जो ऑप्शनल दिया जाएगा कि उन्हें अगर एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो वो कर सकते हैं, उनका अगर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का होगा तो, और अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है तो उन्हें फिर जो है वो सीए के थ्रू ही करना पड़ेगा। और नॉर्मल सी बात है यार कि जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर का भी होता है, या फिर मैं तो बोल रहा हूँ जिसका टर्नओवर सालाना 50 लाख से ऊपर भी होता है, तो वो भी जो है वो सीए के थ्रू ही जाते हैं। ज्यादातर लोग सीए के थ्रू जाते हैं, ये तो एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने सिर्फ वैसे ही कहने के लिए कि जो बहुत ही छोटे जो हम लोग को टैक्स पेयर देखने को मिलते हैं, वो अगर ना भी सर्टिफाई कराना चाहे सीए के थ्रू तो भी चलेगा। तो ये तो सिर्फ एक राहत देने की बात यहाँ पर हो गई है। और बाकी जीएसटी कंपनसेशन सेस की हम लोग बात करेंगे, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है ये लागू किया गया था जीएसटी एक्ट 2017 के थ्रू। ऑब्जेक्ट ये था कि सेस जो लगाए जा रहे हैं ये राज्यों को कंपनसेट करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिससे कि अगर इस दौरान, यानी कि जीएसटी को लागू करने के बाद इसके इंप्लीमेंटेशन के दौरान 5 सालों के पीरियड के लिए, यानी कि 2017 में ये इंप्लीमेंट हुआ था, तो उसके बाद 2022 तक जो है वो कहा गया था, यानी कि 2018 से 5 सालों तक ये चीज कही गई थी कि राज्यों को अगर कोई लॉस होता है जीएसटी के समय पर, यानी कि जीएसटी लागू करने के बाद, तो उसके लॉस की भरपाई जो होगी वो सेस के माध्यम से राज्यों को प्रोवाइड की जाएगी। सेंटर जो है वो राज्यों को प्रोवाइड करेगी। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और कंपनसेशन सेस जो है वो लगाए जाते हैं, जीएसटी जो चार्ज किया जाता है एक पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर, क्योंकि सेस जो होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है ना, इसके बारे में मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। तो वही है कंपनसेशन सेस, ये कैलकुलेट किया जाता है सिमिलर जैसे कि जीएसटी
के प्रिस्क्राइब रेट पे हम लोग को देखने को मिलता है, और ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, उस पर ये एप्लीकेबल होता है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक बेसिक सा आइडिया, बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, जो कि हम लोग को जीएसटी मीटिंग के दौरान जो है वो डिस्कशन देखने को मिले इससे रिलेटेड, राइट। और इसी के साथ आज का अपना लेक्चर पूरा फिनिश होता है। अब मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि कौन से कोर्स हमारे हैं जिसे आप ले सकते हैं और जिसमें आपको फायदा मिलेगा। और हमारे जितने भी कोर्सेज है गाइस, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं बिल्कुल सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। सिलेबस से रिलेटेड ही पूरी चीज आपकी कवर करवाई जाती है, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर किया जाता है, राइट। आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह, यानी कि वीडियो लेक्चर तो होते ही होते हैं, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है, यानी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और पूरा मटेरियल दिया जाता है, और आपको इसके डेमो भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स लेना है, उसके बाद आपने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर जैसे आप अगर छोड़ना चाहें तो उसकी फैसिलिटी भी हमने इस प्रकार से रखी है कि आपको पहले डेमो दिखाया जाएगा, आपको डेमो पसंद आता है तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरी फैसिलिटी इस प्रकार की अवेलेबल है। आपको डेमो चाहिए तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो हमारा पॉलिटी का कोर्स है, हमारा एनवायरमेंट का कोर्स है, इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, और सीसेट के कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का हमारा कोर्स अवेलेबल है, और यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज और हिस्ट्री में भी कंप्लीट, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है। और अगर देखो कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर ये है ही, राइट। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा विद इन 24 आवर्स में, राइट। जो भी आपको पूछना है कोर्सेज से रिलेटेड या ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अब करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि समय कम रहता है और कम समय में जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो अपने टॉपिक्स को, टारगेट को खत्म करने की। तो इसके लिए आपको जो है वो पूरी व्यवस्था करवाई जा रही है। आपको पीडीएफ जो है वो दी जाती है, इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको रिवाइज करने के लिए वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है रिवीजन करने के लिए। ये पूरी फैसिलिटी मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में है। एक ऑफर भी है, आप चाहें तो ऑफर को ले सकते हैं, और अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। और हमारा एक मेंस का भी सीरीज चलती है, मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज चलती है, उसके बारे में मैं आपको स्लाइड जो है वो दिखा देता हूँ इससे रिलेटेड। तो जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, हमारी मेंस की ये हमारा मेंस का जो है वो एक वो है कोर्स है, जिसको आप चाहें तो ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। आपको मान के चलो कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपकी तैयारी करवा दी जाएगी कि 70+ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें कि आपका आंसर जो होगा वो मेंस में आपको किस तरीके के आंसर लिखने वो आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, यानी कि ऐसी हैबिट आप में डाल दी जाएगी कि आपके आंसर जो होंगे वो यूपीएससी मेंस लेवल के बनना शुरू हो जाएंगे। और जहां पर भी आप गलती कर रहे हो बिल्कुल आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आप अपनी गलती को इंप्रूव कर सकते हैं, कहां कहां पर आप गलती कर रहे हो, उसका प्रॉपर यूपीएससी लेवल का असेसमेंट यहां पर करवाया जा रहा है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी इसके अंदर कवर्ड है, और 6 ऐसे की भी आपकी प्रैक्टिस इस कोर्स के अंदर करवाई जाती है। तो 3 मंथ्स का कोर्स है, आप चाहे तो इस कोर्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो गाइज, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइज, टाटा।